क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर लफ्ज में जादू है, हर कहानी में राज है। मैं लाया हूं आपके लिए कमाल की ऑडियो बुक्स। तो इंतजार किस बात का, प्ले दबाइए। ये कहानी शुरू होती है एक रीबर्थ गर्ल के रिवेंज से। अगर आपको ये नॉवल पसंद आए तो कमेंट करें। वांग यीफान को जिया शिगे ने चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा और उसके मुंह में तुरंत खून की गंध भर गई। उसने अपना चेहरा ढक लिया और गुस्से से जिया शिगे पर चिल्लाया, बस करो जिया शिगे, यह मत सोचो कि मैं महिलाओं को नहीं पीटता। इतना कहते ही वह जिया शिगे की ओर दौड़ा और उसके हाथ से फोन छीनने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही वांग यीफान ने 2 कदम आगे बढ़ाए, किनारे पर चुपचाप खड़ी लुलु अचानक आगे बढ़ी। उसके हाथ में लिपस्टिक के आकार की भेड़िया रोधी स्प्रे की बोतल थी और उसने सीधे वांग यीफान के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। आ आ वांग यीफान को अपनी आंखों और गले में तेज जलन महसूस हुई। वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। वांग यीफान की चीख इतनी तेज थी कि भोजघर में बैठे लोग भी उसे हल्की फुल्की सुन पा रहे थे। कई लोग उत्सुकता से इस बारे में चर्चा करने लगे। वे जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। इसी दौरान काले कपड़े पहने एक सुरक्षा गार्ड ने भी यहाँ हलचल देखी। भोजघर में मौजूद लोगों को शांत करते हुए वह स्थिति का जायजा लेने के लिए दौड़ पड़ा। उसने पहले वांग यीफान की ओर देखा, जो जमीन पर लोटपोट होकर रो रही थी। फिर मुंह चढ़ाकर जिया शिगे और लुलु से पूछा, क्या हो रहा है? किसी के आने की आवाज सुनकर वांग यीफान चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी आंखें अंधी हो रही हैं। ये सब उन्हीं की गलती है। जिया शिगे ने वांग यीफान की ओर देखा और अपने सामने खड़े काले कपड़े पहने सुरक्षा गार्ड से कहा, यह आदमी दूसरों को परेशान कर रहा है, कृपया इससे निपटें। जिया शिगे की बात सुनकर सुरक्षा गार्ड की आंखों में एक अजीब सा भाव झलक उठा। उसने पहले आंखें सिकोड़कर जिया शिगे और लुलु की तरफ देखा, फिर अपनी टुड्डी सहलाते हुए कहा, सिर्फ आपका एक तरफा बयान काफी नहीं है, क्या आपके पास कोई सबूत है? जिया शिगे ने सिर हिलाकर जवाब दिया, सबूत है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये सुनकर काले कपड़े पहने सुरक्षा गार्ड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जिया शिगे से कहा, मुझे दिखाओ। जिया शिगे को इस बात पर कोई संदेह नहीं था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, अभी अभी शूट किया गया फुटेज खोला, प्ले बटन पर क्लिक किया और उसे काले रंग की वर्दी पहने सुरक्षा गार्ड के सामने रख दिया। वीडियो स्क्रीन को देखते हुए सुरक्षा गार्ड ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि वांग यीफान लुलु के विरोध के बावजूद उसे गले लगाने की कोशिश कर रहा था। जिया शिगे मूल रूप से केवल यही भूमिका निभाना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा गार्ड द्वारा मैनेजर वो को लाए जाने के बाद उन चारों ने भी पूरी बातचीत की प्रक्रिया देखी। वीडियो खत्म होने के बाद जिया शिगे कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक काले कपड़ों में सुरक्षा गार्ड ने हाथ बढ़ाकर जिया शिगे का फोन छीन लिया। ये देखकर जिया शिगे की आंखें सिकुड़ गईं और वह झट से बोला, तुम क्या कर रहे हो? मेरा फोन मुझे वापस दो। काले कपड़ों में सुरक्षा गार्ड ने जिया शिगे को चकमा दिया और फोन वापस छीनने की कोशिश की। अपनी लंबाई का फायदा उठाते हुए उसने फोन को ऊपर उठाया और तुरंत ही निगरानी वीडियो को सीधे फोन से डिलीट कर दिया। वीडियो डिलीट करने के बाद सुरक्षा गार्ड ने फोन जिया शिगे को लौटा दिया। जिया शिगे ने अपने फोन पर फोटो एल्बम पर एक नजर डाली, अपना सिर उठाया और सुरक्षा गार्ड को ठंडे लहजे में देखते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? काले कपड़े पहने सुरक्षा गार्ड का चेहरा टालमटोल भरा था। उसने जिया शिगे की नजरें बचाते हुए जवाब दिया, मैंने उसे आपको चिढ़ाते हुए नहीं देखा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। यह जुओ की दावत है, आप दोनों को एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, इसे इतना बड़ा मुद्दा न बनाएं। जिया शिगे को उसकी बेशर्मता देखकर लगभग हंसी आ रही थी। इसी क्षण मैनेजर वो ने वो जुओ को सहारा दिया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। वो जुओ अभी अभी गिरने से अपने टखने में मोच आ गई। अब भी उसने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे और वह लंगड़ाकर चल रही थी। अगर मैनेजर वो उसे सहारा न देते तो वह अपना संतुलन नहीं बना पाती। रस्साक्षी में उसकी पोशाक का किनारा फट गया था और उसके बालों का स्टाइल, जिसे बनाने में उसे 2 घंटे लगे थे, अब बेहद खराब हो गया था और यहाँ तक कि उसके 3 सेंटीमीटर लंबे नेल पॉलिश भी टूट गए थे। वो जुओ ने गुस्से भरी निगाहों से जिया शिगे को देखा। वह वो परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और उसने अपने जीवन में कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं झेली थी। ये सब जिया शिगे की गलती है। वो जुओ ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया, अपने टूटे हुए नाखूनों से जिया शिगे और लुलु की ओर इशारा किया। दांत पीसते हुए काले कपड़े पहने सुरक्षा गार्ड से कहा, इन दोनों कमीनियों को पकड़ो, इन्हें सबक सिखाओ। जब काले कपड़े पहने सुरक्षा गार्ड ने वो जुओ और सुपरवाइजर वो को आते देखा तो उसने तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान बिखेर दी। वह 2-3 कदम चलकर मैनेजर वो के पास गया, अपना सिर झुकाया और उनके कान में फुसफुसाया, श्री वो, चिंता मत कीजिए, मैंने उसके फोन से वीडियो डिलीट कर दिया है। ये सुनकर मैनेजर वो ने राहत की सांस ली। काले वस्त्र पहने सुरक्षा गार्ड ने वो जुओ और मैनेजर वो को सिर हिलाकर और झुककर प्रणाम किया और चापलूसी भरे लहजे में कहा, सुश्री वो, श्रीमान वो, आप दोनों पहले शांत हो जाइए, मैं उन्हें अभी जाने देता हूँ। फिर उसने जिया शिगे और बाई लुलु की ओर मुड़कर देखा और कड़े चेहरे से कहा, तुम दोनों बिना निमंत्रण के भोज में कैसे घुस गए? और तो और तुम मिस वो से भी टकरा गए। तुम्हें अभी मिस वो और मिस्टर वो से माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि तुम्हें दूसरों की बदनामी नहीं करनी चाहिए। अगर मिस वो तुम्हें माफ कर देती है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। उसके बाद सुरक्षा गार्ड ने अपना मोबाइल फोन निकाला और जिया शिगे और बाई लुलु के अपनी गलतियों को स्वीकार करने और माफी मांगने का वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गया, ताकि अगर वे बाद में सफाई देना चाहे तो वह बेकार हो जाए। जिया शिगे ने सुरक्षा गार्ड की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। एक पल के लिए माहौल शांत हो गया। केवल वांग यीफान की सिसकियां और चीखें सुनाई दे रही थीं, जिन्हें वह बड़ी मुश्किल से दबा रहा था। भेड़िया रोधी स्प्रे बहुत असरदार था। उसने पाया कि उसका पूरा चेहरा दर्द से भरा और सूजा हुआ था। वह अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोल पा रहा था और उसके आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। वो जुओ ने जिया शिगे को गुस्से से घूरा। अगर उसने यह न सोचा होता कि यह झो परिवार की दावत है और उसे इसे लेकर कोई बवाल नहीं करना चाहिए, साथ ही एक अमीर लड़की होने के नाते उसे अपनी गरिमा बनाए रखनी थी और कुछ भी अनुचित नहीं करना था, तो वह उसे अपने हाथों से नोचकर वहीं उसका चेहरा फाड़ देना चाहती। जिया शिगे ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सभी लोगों पर एक एक करके नजर डाली और फिर उसकी नजर काले रंग की वर्दी पहने सुरक्षा गार्ड के चेहरे पर पड़ी। जब उसने काले कपड़े पहने सुरक्षा गार्ड को देखा तो वह बुरी तरह पसीने से तरबतर था। वह उसे समझाने के लिए कुछ बोलने ही वाला था कि जिया शिगे अचानक हंस पड़ी और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि वीडियो डिलीट करने से सब ठीक हो जाएगा?
सुरक्षा गार्ड की पलकें फड़कने लगी और उसने घबराकर पूछा, आपका क्या मतलब है? क्या आपने वीडियो का बैकअप लिया? शिया शिगे ने सिर हिलाते हुए कहा, वास्तव में नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि होटल का सुरक्षा गार्ड वुझुओ और मैनेजर वो को जानता होगा। इसके अलावा युनजियांग होटल के सुरक्षा गार्ड के बारे में उसकी अच्छी राय थी, इसलिए उसने उससे सावधान रहने की कोशिश नहीं की। सुरक्षा गार्ड ने बहुत तेजी से काम किया और उसके पास पीछे हटने का समय नहीं था। यह सुनकर मैदान में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल जिया शिगे ने कहा, लेकिन मेरे पास एक माइक्रो कैमरा भी था, इसलिए मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। यह सुनकर सुरक्षा गार्ड का चेहरा पीला पड़ गया। शिया शिगे ने उसे इस तरह देखा, मुस्कुराई और बोली, जिस तरह से तुमने अभी मेरा फोन छीना और वीडियो डिलीट किया, मैंने उसे भी रिकॉर्ड कर लिया था। अब सुरक्षा गार्ड उसे रोकने में पूरी तरह असमर्थ था। वह मुड़ा और असहाय होकर वुझुओ की ओर देखने लगा, मानो आंखों से मदद की गुहार लगा रहा हो। उसने वीडियो डिलीट करने के लिए बस फोन उठाया। अगर होटल को पता चल जाता तो उसकी नौकरी चली जाती। वह यह नौकरी नहीं खो सकता। अब उसका परिवार उसके काम पर निर्भर है। बिना नौकरी के उसे नहीं पता कि वह कैसे गुजारा करेगा। यह सुनकर वुझुओ और मैनेजर वो के चेहरे के भाव बेहद अस्वाभाविक हो गए। कुछ सेकंड के लिए माहौल तनावपूर्ण रहा। फिर वुझुओ ने दांत पीसते हुए जिया शिगे और बाई लुलु की ओर इशारा किया और सुरक्षा गार्ड से कहा, इन्हें बंद करो, इनके कपड़े उतारो और इनकी तलाशी लो। जो भी कैमरे, रिकॉर्डर या अन्य संदिग्ध गहने मिले, उन सबको नष्ट कर दो। यह सुनकर सुरक्षा गार्ड दंग रह गया। कपड़े उतारकर तलाशी, यह गैर कानूनी है। सुरक्षा गार्ड ने अपना सिर खुजाया और हकलाते हुए कहा, सुश्री वु, यह उचित नहीं है। वुझुओ ने उसे घूरते हुए सख्ती से कहा, तुम किस बात से डरते हो? मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। मेरा भाई इस समय तुम्हारे होटल की मिस जियांग चेंगयुए के साथ डेटिंग कर रहा है। जब उनकी शादी होगी तो हम एक परिवार होंगे। क्या तुम्हें अब भी डर है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती? उसके बाद वुझुओ ने फिर से शिया शिगे की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, छोटी कुतिया, इन घटिया चीजों को रिकॉर्ड करने में क्या बड़ी बात है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी बचकानी हरकतों से मुझे धमका सकती हो? सपने मत देखो। हम उच्च वर्ग के दायरे में हैं, जहां रुचियों का आदान प्रदान होता है और हम आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तुम्हारी जैसी निम्न वर्ग की लड़की कभी अंदर नहीं आ सकती। अगर तुम अपनी रिकॉर्डिंग की शिकायत भी करोगी तो भी कोई तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देगा। शिया शिगे ने वुझुओ के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान देखी और खुद भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। फिर उसने धीरे से पूछा, सच में वुझुओ, अगर तुम वाकई उतने ही शक्तिशाली हो जितना तुम कहते हो, तो फिर तुम मुझसे वीडियो डिलीट करवाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? जब वुझुओ ने यह सुना तो उसके होठों के कोने फड़कने लगे और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। शिया शिगे ने आगे कहा, वुझुओ, तुम वास्तव में इन सबूतों से डर रहे हो। मुझे पता है कि तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों का एक वर्ग होता है जो आकर्षक, धनी और शक्तिशाली दिखते हैं, लेकिन वास्तव में एक बार जब वे अपनी छोटी सी जमीन छोड़ देते हैं तो कोई भी उन्हें सम्मान नहीं देता। जब उनके अपने पारिवारिक व्यवसाय में गिरावट आने लगी और वे खुद को बदलने में असमर्थ रहे तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए विवाह की व्यवस्था करने के लिए हर संभव प्रयास किया, इस उम्मीद में कि वे ससुराल वालों के माध्यम से अपने संपर्कों के नेटवर्क का विस्तार कर सकें। वे अपने बच्चों के लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को कार्यस्थल पर मनमानी करने की छूट नहीं दे सकते और न ही उन्हें नियमों और विनियमों की परवाह किए बिना अपनी मनमर्जी करने की छूट दे सकते हैं। अगर ये बच्चे अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे अपने पारिवारिक संबंधों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वे लापरवाह रहते हैं और गलतियां करते हैं तो उनके परिवार उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। शिया शिगे ने मुस्कुराते हुए वुझुओ की ओर देखा और धीरे से कहा, वुझुओ, मुझे बताओ, क्या तुम भी इन्हीं लोगों में से एक हो? शिया शिगे के हर शब्द के साथ वुझुओ का चेहरा और भी बदसूरत होता गया। जब शिया शिगे ने अपना आखिरी वाक्य समाप्त किया तब तक वुझुओ का चेहरा इतना बदसूरत हो चुका था मानो उसने कुछ मक्खियां निगल ली हों। वुझुओ के चेहरे के भाव देखकर शिया शिगे और भी अधिक खुशी से मुस्कुरा उठी। वह जानती थी कि अगर वुझुओ सचमुच उतना ही शक्तिशाली होता जितना वह कहती थी तो उसे उसके द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो की परवाह नहीं होती और उसे बार बार उन्हें हटाने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शिया शिगे ने अपने पिछले जीवन में ऐसे लोगों को देखा था जो वास्तव में शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान थे, और वे ऐसे लोग थे जिन्हें इस बात की परवाह भी नहीं थी कि वह उनके खिलाफ शिकायत पत्र दायर करे। वुझुओ जैसे लोग बाहर से तो मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। हालांकि प्राकृतिक आपदा के बाद वो परिवार के निजी अस्पताल ने काफी मुनाफा कमाया, लेकिन वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास कोई वास्तविक चिकित्सा तकनीक नहीं थी। जब शिया शिगे सरकार के साथ मिलकर विशेष दवाइयां विकसित कर रहे थे तब उन्होंने अनुसंधान एवं विकास सहयोग संस्थानों की सूची देखी। उसमें कई निजी और सरकारी अस्पताल थे, लेकिन वो परिवार अस्पताल का नाम नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि उच्च अधिकारियों का वो परिवार अस्पताल के प्रति रवैया मैत्रीपूर्ण नहीं था। देखा जाए तो अन्यांग में कई निजी अस्पताल हैं। प्राकृतिक आपदा के बाद कई निजी अस्पतालों ने सीटें आरक्षित रखी और अपनी क्षमता के अनुसार आम लोगों को कम कीमत पर इलाज उपलब्ध कराया, लेकिन वो परिवार ने इस जगह को आरक्षित नहीं किया था। वे सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की जहमत तक नहीं उठाना चाहते। यह अजीब बात है कि ऊंचे ओहदे वाले लोग वो परिवार को पसंद करते हैं। इससे वो परिवार के मौजूदा मुखिया की काबिलियत का भी पता चलता है। वुझुओ ने कहा कि उसकी चाची की शादी जो परिवार में होने वाली है, फिर उसके भाई की शादी जियांग परिवार में होने वाली है, और वह खुद शेन परिवार में शादी करना चाहती है। क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे केवल अपने वैवाहिक संबंधों का ही प्रदर्शन कर सकते हैं और जीवन यापन के लिए विवाह पर ही निर्भर रहते हैं। क्या लो परिवार ने दिवालिया होने से पहले यही नहीं किया था? शिया शिगे इस दिनचर्या से बहुत अच्छी तरह परिचित है। वुझुओ की आंखें लाल थीं। उसने शिया शिगे की ओर इशारा करते हुए काले कपड़े पहने सुरक्षा गार्ड से उन्मादी स्वर में कहा, तुम वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और उसे पकड़ो, उसे जेल में डालो। सुरक्षा गार्ड को अभी भी हिचकिचाते देख वुझुओ ने सीधे चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। जब काले कपड़े पहने सुरक्षा गार्ड ने उसे ये कहते सुना तो उसने अपने दांत पीस लिए और जिया शिगे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। शिया शिगे पीछे नहीं हटी। उन्होंने लुलु को अपने पीछे खींच लिया और हाथ में स्टन गन पकड़े हुए सुरक्षा गार्ड के आते ही उसके माथे पर वार करने के लिए तैयार थी। संशोधित विद्युत झटका देने वाला उपकरण सीधे त्वचा के संपर्क में आकर सुअर को आसानी से गिरा सकता है, लेकिन इससे पहले कि सुरक्षा गार्ड जिया शिगे के करीब पहुंच पाता, उसे एक विशाल बल ने धक्का देकर एक तरफ कर दिया। शिया हियन ने सुरक्षा गार्ड को धक्का देकर दूर कर दिया और शिया शिगे को अपने पीछे कसकर पकड़ लिया।
उसने अपने सामने खड़े लोगों को संदेह भरी नजरों से देखा। भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम कौन हो? मेरी बेटी के साथ क्या करना चाहते हो? फिर उसने जिया शिगे की ओर मुड़कर देखा और चेहरे पर चिंता का भाव लिए पूछा, बेबी क्या तुम ठीक हो? शिया शिगे ने सिर हिलाकर शांत भाव से कहा, माँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। शिया हुयेन ने भोज में डू हुआन को अभी अभी देखा था। वह उनकी पड़ोसी थी जो उनके साथ युनजियांग होटल में रह रही थी जब पीछे के पहाड़ों में जंगल में आग लग गई थी। डू हुआन जिया हुयेन को देखकर खुश हुई, इसलिए उसने उससे बातचीत शुरू कर दी और उसे अपने कई दोस्तों से मिलवाया। शिया हुयेन ने उनसे थोड़ी देर बातचीत की। उनके जाने के बाद शिया हुयेन को एहसास हुआ कि शिया शिगे वापस नहीं आई है। शिया हुयेन को लगा कि उसकी बेटी के साथ कुछ हुआ है और उसने जल्दी से हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने यह दृश्य देखा। शिया शिगे के ठीक होने की पुष्टि करने के बाद शिया हुयेन ने अपना सिर घुमाकर सुरक्षा गार्ड की ओर देखा। उसकी काली वर्दी देखकर शिया हुयेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या आप होटल के सुरक्षा गार्ड हैं? अभी अभी आप मेरी बेटी के साथ क्या करना चाहते थे? ये सुनकर सुरक्षा गार्ड ने अनजाने में वू जुओ की ओर देखा। वू जुओ ने शिया हुयेन पर एक नजर डाली। उसके साधारण कपड़ों और हीरे की तरह दिखने वाले सजावटी ब्रोच को देखकर उसने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम इस छोटी कुतिया की माँ हो? यह सच है कि बेटी अपनी माँ जैसी होती है? ये सुनकर जिया हुयेन ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम किसे डांट रही हो? तुम तो छोटी बच्ची हो, इतनी कठोर भाषा में कैसे बोल सकती हो? वू जुओ ने इन शब्दों पर व्यंग्य करते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ कठोर कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या तुम्हें दूसरों की बातों का डर है? तुमने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दी, उसे बेशर्मी से अमीर आदमियों को बहकाने दिया, और अब तुम इसका दोष मेरे भाई पर मरने की हिम्मत कर रही हो। अब मैं तुम्हारी बेटी को शिक्षित करने में मदद कर रही हूँ, तुम्हें मेरा आभारी होना चाहिए। शिया हुयेन हमेशा से शांत स्वभाव की रही है। ली यादों के परिवार की लगातार उकसाहटों का सामना करते हुए भी उन्होंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया है। फिर भी जब उसने वू जुओ को अपनी प्यारी बेटी का अपमान करते सुना तो गुस्से से उसके गाल थोड़े लाल हो गए। उसने वू जुओ को घूरकर देखा और उसे डांटते हुए कहा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगी, यहाँ उसकी बदनामी मत करो। ये सुनकर वू जुओ ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से मुंह बनाया। उसने शिया हुयेन की ओर देखा और पाया कि यद्यपि दोनों महिलाएं दिखने में बहुत एक जैसी नहीं थीं, फिर भी उनके भाव लगभग एक जैसे थे। उन्होंने बिना किसी हीन भावना या कायरता के उसकी ओर देखा। दोनों महिलाओं के हाव भाव देखकर वू जुओ को अपने दिल में एक अजीब सी घृणा का अनुभव हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि निम्न वर्ग की इन महिलाओं को तो उसकी ओर देखना चाहिए। जब वे उसके महंगे कपड़े और खूबसूरत गहने देखेंगी तो उन्हें ईर्ष्या, हीन भावना और जलन होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आज युनजियांग होटल जाते समय वू जुओ ने सड़क किनारे एक महिला को अपनी गोद में एक बच्चे के साथ भीख मांगते देखा। महिला के बाल जमे हुए थे और उन पर पाला जमा हुआ था। जब महिला ने वू जुओ की कार को अपने सामने खड़ी देखा तो उसने अपने जमे हुए शरीर को हिलाया, उसके सामने घुटने टेक दिए और उससे कुछ भोजन की भीख मांगी। वू जुओ ने लापरवाही से कार का फ्रिज खोला, उसमें से मूस केक का एक टुकड़ा निकाला और उसे कार की खिड़की से बाहर फेंक दिया। नाजुक मूस केक जमीन पर गिर गया और पूरी तरह से बिखर गया। भीख मांगने वाली महिला ने इसे जरा भी तुच्छ नहीं समझा। उसने अपने सूजे हुए और लाल हाथों को, जिन पर शीतदंश के कारण छाले पड़ गए थे, आगे बढ़ाया, एक साफ सतह वाला केक का टुकड़ा उठाया और अपनी गोद में बैठे बच्चे को खिला दिया। वह स्वयं जमीन पर लेट गई और जमीन पर गिरी मलाई को चाटने लगी। उस महिला के शर्मिंदा चेहरे को देखकर वू जुओ जोर से हंस पड़ा। वू जुओ ने मन ही मन सोचा, ये भीख मांगने वाली महिला वह जीवन है जो दुनिया के आम लोगों को जीना चाहिए, न कि जिया शिगे और उसके साथ उसी भोज में खड़ी लड़की की तरह। ये सोचते हुए वू जुओ ने शिया हुयेन को घूरते हुए व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हारी बेटी मर्दों को बहकाने वाली कुतिया है तो तुम अच्छी माँ कैसे हो सकती हो? अगर मुझे सही याद है तो तुम्हारा तलाक हो चुका है ना? तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें नहीं चाहते तो तुम किस तरह की इंसान हो? तुम भी अपनी बेटी की तरह ही कुतिया हो। ये सुनकर जिया शिगे ने अचानक अपना सिर उठाया और वू जुओ की ओर देखा। उसकी माँ जिया शिगे की कमजोरी थी और कोई भी उसके सामने जिया हुयेन का अपमान नहीं कर सकता था। वू जुओ बगल में बड़बड़ाती रही, माँ और बेटी, तुम दोनों ने इस भोज में चुपके से घुसने के लिए बहुत मेहनत की है। क्या तुम दोनों किसी अमीर आदमी से मिलने की योजना बना रही हो? क्या तुम दोनों किसी बूढ़े आदमी को अपने साथ रखने की योजना बना रही हो? वू जुओ के बोलते ही जिया शिगे ने उसकी ओर 2-3 कदम बढ़ाए। वू जुओ की उत्तेजक निगाहों के सामने जिया शिगे ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपना हाथ उठाया और वू जुओ को जोर से थप्पड़ मारा। एक धमाके की आवाज के साथ वू जुओ को शिया शिगे ने धक्का दिया और वह 2 कदम लड़खड़ा गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिर से जमीन पर गिर पड़ी। थप्पड़ से ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन यह बहुत अपमानजनक था। वू जुओ का सलीके से सजा चेहरा पल भर में पके टमाटर की तरह लाल और सूज गया और थप्पड़ का निशान भी साफ दिखाई दे रहा था। अब सब लोग स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि वांग यीफान जो जमीन पर लेटकर रो रहा था, वह भी इतना सदमे में था कि वह रोना भूल गया। वो परिवार की सबसे बड़ी बेटी की सचमुच पिटाई हुई। मैनेजर वो इतना डर गया था कि उसकी सांसें रुक गईं और वह लगभग बेहोश हो गया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वू जुओ को सहारा देने के लिए दौड़ पड़ा, चिल्लाते हुए बोला, श्याओ जुओ, तुम ठीक हो? वू जुओ ने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसने जिया शिगे को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा, उसकी आवाज आश्चर्य और गुस्से से भरी हुई थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वू जुओ एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी और उसने अपनी आधी जिंदगी घमंडी रवैये से जी थी, हर किसी को नीचा दिखाती थी। यह उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसे करारा थप्पड़ पड़ा। उसने गुस्से से जिया शिगे को घूरा, मानो वह जिया शिगे के शरीर में छेद करना चाहती हो। शिया शिगे ने 2 कदम आगे बढ़कर वू जुओ की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, वू जुओ, अगर तुमने मेरी माँ का फिर से अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। शिया शिगे इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहती थी। आखिर ये पार्टी जुओ के परिवार ने ही आयोजित की थी और तांग शिकी ने ही उन्हें खेलने के लिए प्यार से आमंत्रित किया था। वह तांग शिकी के घर को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह वू जुओ को बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई है और वू जुओ ने जिया हुयेन का अपमान करने की हिम्मत की है तो जिया शिगे को जरा भी परवाह नहीं है। वह अपनी माँ का अपमान होते हुए नहीं देख सकती थी। वो परिवार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर जिया शिगे को सचमुच हद से ज्यादा परेशान किया जाए तो उसे वो उपनाम वाले हर व्यक्ति को नरक में भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वू जुओ ने अपने लाल और सूजे हुए गाल को छुआ और उसका दिल नफरत से भर गया।
उठने की कोशिश करते हुए उसने अपने बगल में खड़े काले कपड़े पहने सुरक्षा गार्ड से कहा, तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? इस छोटी कमीनी को पीट दो। ये देखकर जिया हियेन जिया शिगे के सामने खड़ी हो गई और मजबूती से उसके पीछे खड़ी होकर उसकी रक्षा करने लगी। उसने अपने सामने खड़े लंबे सुरक्षा गार्ड को सतर्क निगाहों से देखा और चिल्लाकर कहा, इधर मत आओ। सुरक्षा गार्ड को कदम दर कदम पास आते देख जिया हियेन ने अपनी जेब में हाथ डाला, अपनी जेब में रखी बंदूक को छुआ और अपनी उंगली ट्रिगर पर दबा दी। जिया हियेन को इस समय किसी और बात की परवाह नहीं थी। वह किसी को भी अपनी बेटी को परेशान नहीं करने दे सकती थी। जैसे ही जिया हियेन अपनी बंदूक निकालने ही वाली थी, अचानक गलियारे से कदमों की तेज आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आती गई, लोगों का एक समूह तेजी से उनकी ओर दौड़ा। नेता जो रान थे और उनके पीछे सुरक्षा वर्दी पहने हुए एक दर्जन लंबे लोग थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थीं, और अंत में एक युवक कैजुअल सूट पहने हुए था। जब मैनेजर वो ने जो रान को आते देखा तो वह चौंक गया और मन ही मन बोला, अरे नहीं। वो जो अभी अभी मुश्किल से जमीन से उठी ही थी कि जब उसने जो रान को आते देखा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसने तुरंत कहा, जो रान, तुम आखिरकार आ ही गए। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वो जो ने शिया शिगे और शिया हुयेन की ओर इशारा करते हुए कहा, ये माँ बेटी इतनी साहसी है कि मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर बैठी। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो, मेरी मदद करो इन्हें पकड़ने में, मुझे इन्हें हराना ही होगा। शिया शिगे ने वो जुओ पर एक नजर डाली, फिर जो रान के पीछे खड़े अंगरक्षक पर, और मन ही मन स्थिति का आकलन किया। वह और जो रान एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह परिचित नहीं है। हालांकि जो रान ने जो होंग के लिए पहले भी उनकी मदद की थी, लेकिन वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। यदि यह सच है जैसा कि वो जुओ ने कहा कि वो जुओ की चाची वो जियाली की शादी जो होंग से होने वाली है, तो जो रान के लिए वो जुओ स्पष्ट रूप से उसके करीब है। शिया शिगे ने सोचा, करीबी और दूर के रिश्तेदारों में फर्क होता है। जो रान शायद वो जुओ को उनसे निपटने में मदद करेगी। शिया शिगे जो परिवार से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर जो रान वो जुओ की मदद करने पर अड़ी रहती है तो शिया शिगे पीछे नहीं हटेगा। उसने शांत भाव से अपनी जेब में हाथ डाला और एक्सचेंज से प्राप्त गुप्त दवा निकाली। हालांकि मैं यहाँ लोगों को सीधे मार नहीं सकता, लेकिन उन्हें बेहोश करना तो ठीक रहेगा, है ना? शिया शिगे ने पिंग पोंग बॉल के आकार की बोतल को अपनी हथेली में पकड़ रखा था और वह किसी भी समय अगली स्थिति से निपटने के लिए तैयार था। अप्रत्याशित रूप से जो रान ने वो जुओ को नजरअंदाज कर दिया। वह बेचैनी से जिया शिगे और जिया हुयेन के पास गया और चिंता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? शिया शिगे हैरान रह गया, फिर उसने अपना सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं। उसकी यह बात सुनकर जो रान ने राहत की सांस ली। जो रान को इस हालत में देखकर शिया शिगे को लगा कि जो रान को स्थिति समझ नहीं आ रही है। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, अपनी आवाज धीमी करके धीरे से बोली, अभी वो जुओ को थप्पड़ मैंने मारा था, उसने मुझे नहीं मारा था। ये सुनकर जो रान ने बस अपना हाथ हिलाया और बेपरवाही से कहा, मुझे पता है, जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक सब ठीक है। इसके बाद जो रान ने वो जुओ की ओर मुड़कर देखा और वो जुओ की हैरान निगाहों के बीच उसने कहा, सुश्री वू, कृपया पहले चली जाइए। वो जुओ को जो रान की बात समझ नहीं आई। उसने हैरानी से आंखें चौड़ी करते हुए अविश्वास से पूछा, तुमने क्या कहा? वो जुओ ही नहीं, बल्कि उसके आसपास मौजूद हर कोई जो रान के शब्दों से स्तब्ध रह गया। जो रान ने वो परिवार की सबसे बड़ी बेटी की अनदेखी करके एक बाहरी व्यक्ति की रक्षा क्यों की? शिया शिगे को जो रान से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने अपने हाथ में दवा की बोतल को दबाया, थोड़ी देर सोचा और फिर उसे वापस उसी जगह पर रख दिया। वो जुओ ने जो रान के चेहरे को घूर कर देखा, उसके भावों में मजाक का कोई संकेत खोजने की कोशिश की, लेकिन जो रान के चेहरे पर असामान्य रूप से गंभीरता थी। उसे एहसास हुआ कि जो रान मजाक नहीं कर रही थी और वास्तव में चाहती थी कि वे चले जाए। अब वो जुओ पूरी तरह से तंग आ चुका है। उसने शिया शिगे और शिया हुयेन की ओर इशारा करते हुए जो रान को गुस्से से घूरते हुए चेहरे पर अनिच्छा का भाव लिए कहा, जो रान, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मुझे तो उन्हीं दो लड़कियों ने पीटा था, तुमने न सिर्फ मेरी मदद नहीं की, बल्कि अब मुझे जाने के लिए भी कह रहे हो। वो जुओ के गुस्से का सामना करते हुए जो रान ने शांत भाव से कहा, सुश्री वू, ये हमारे जो परिवार द्वारा आयोजित भोज है। ये दोनों सुश्री शिया हमारी विशिष्ट अतिथि है। हमारी विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृपया पहले यहाँ से चली जाए। जो रान का लहजा शांत था, फिर भी उसमें एक निर्विवाद दृढ़ता झलक रही थी। जब वो जुओ ने उसकी यह बात सुनी तो उसका चेहरा पल भर में आग की तरह लाल हो गया। वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसे गुस्सा जिया शिगे के मारने से आया था या जो रान के अपमान से। वह एक पल के लिए शर्मिंदा और नाराज हुई और उसे अपनी छवि की कोई परवाह नहीं रही। उसने कर्कश आवाज में कहा, जो रान, क्या तुम अपनी पत्नी के वश में हो? क्या तुम अपनी पत्नी से इतना डरते हो? अपनी पत्नी को खुश करने के लिए तुम उसकी गरीब सहेलियों को मुझे पीटने के लिए उकसाते हो। मैं अपनी चाची को बता दूंगी। ये सुनकर जो रान ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह आप पर निर्भर करता है। ये देखकर वो जुओ ने अपनी मुठियां कसकर भींच ली और नुकीले नाखूनों ने उसकी हथेलियों में इतनी जोर से चुभन पैदा की कि उसे दर्द हुआ। उसने जिया शिगे की ओर मुड़कर देखा, उसका दिल गुस्से से उबल रहा था। ये सब शिया शिगे की गलती है। अगर वो ना होती तो मेरी इतनी बेइज्जती ना होती। वो जुओ गुस्से से इतनी पागल हो गई कि उसका दिमाग खराब हो गया। किसी के कुछ कर पाने से पहले ही वह ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए लड़खड़ाते हुए शिया शिगे के पास पहुंची और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। शिया शिगे ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने झट से अपना हाथ उठाया और वो जुओ की कलाई पकड़ ली और ताना मारते हुए बोली, अब भी मुझे मारना चाहते हो? घर जाओ और अभ्यास करो। इतना कहने के बाद जिया शिगे ने वो जुओ की बाह को जोर से घुमाया और दूर फेंक दिया। ये देखकर जो रान ने हाथ हिलाकर अपने पीछे खड़े सुरक्षा गार्ड से कहा, कृपया जाइए, सुश्री वू। कई लंबी महिला सुरक्षा गार्ड आगे बढ़ी और वो जुओ को खींचकर दूर ले जाने की कोशिश की। वो जुओ के साथ पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ था। सुरक्षा गार्ड को पास आते देख वह सदमे में पीछे हट गई। एक महिला सुरक्षा गार्ड को अपना हाथ पकड़ते देख वो जुओ इतनी क्रोधित हुई कि चिल्लाई, निकल जाओ, तुम पहरेदार कुत्ते, मुझे छूने की तुम्हारी क्या हैसियत है? मैं तुम्हारे बॉस को ढूंढकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। वो जुओ की चीख पुकार के सामने कई महिला सुरक्षा गार्डों ने अनसुना कर दिया। उन्होंने झट से वो जुओ को काबू में कर लिया, उसकी बाह पकड़ी और उसे बाहर जाने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान वो जुओ लगातार संघर्ष करती रही, लात मारती रही और अपने बगल में खड़ी महिला सुरक्षा गार्ड को पीटती रही, साथ ही चिल्लाती रही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की?
मैं वो परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और कुत्तों को खिला दूंगी। वुझवो को वे लोग घसीट कर लिफ्ट में ले गए और उसकी चीखें अभी भी गलियारे में गूंज रही थीं। वुझवो के जाने के बाद जो रान की नजर उनके बगल में खड़े सुपरवाइजर वो और वांग यिफान पर पड़ी। जो रान के आने के बाद से सुपरवाइजर वो और वांग यिफान ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की थी। वे बटेरों की तरह चुपचाप आज्ञाकारी भाव से जमीन पर छिपे हुए थे और यही कामना कर रहे थे कि काश वे अदृश्य हो जाए ताकि जो रान उन्हें देख न सके। मैनेजर वो इतना डर गया कि उसे पसीना आने लगा और उसके सूट का पिछला हिस्सा पूरी तरह भीग गया। वांग यिफान अभी भी भेड़ियों को भगाने वाले स्प्रे के लिए रो रहा था। उसे डर था कि उसके रोने से शोर होगा और जो रान का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होगा, इसलिए वह लगातार अपने निचले होंठ को काट रहा था। अब उसके होंठ पूरी तरह से कट चुके थे। जो रान ने उन दोनों आदमियों को नजरअंदाज करते हुए जिया शिगे की ओर मुड़कर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? शिया शिगे ने वांग यिफान द्वारा बाई लुलु को छेड़ने की घटना से शुरू करके पूरी कहानी सुनाई। शिया शिगे के बोलने के बाद उसने अपनी छाती पर लगा एक बटन निकाला। बटन को पलटने पर उसके अंदर एक चमकता हुआ लाल बिंदु दिखाई दिया, जिससे पता चला कि यह एक छिपा हुआ छोटा कैमरा था। शिया शिगे ने बटन जो रान को सौंपते हुए कहा, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, यही सबूत है। जो रान ने बटन उठाया और शिया शिगे से कहा, चिंता मत करो, जो एंटरप्राइज कभी भी बुरे व्यवहार वाले कर्मचारियों का बचाव नहीं करेगी। हम निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये सुनकर मैनेजर वो का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। अब उसे अपने दिल में बेहद पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि जिया शिगे और जो रान का इतना करीबी रिश्ता है, तो वह वांग यिफान के लिए जिया शिगे को कभी नाराज नहीं करता। उसके दिल में निराशा उमड़ पड़ी। उसने गिड़गिड़ाती निगाहों से शिया शिगे की ओर देखा और बड़ी मुश्किल से बोला, यह सब एक गलतफहमी है मिस शिया, अभी जो कुछ हुआ वह सब मेरी गलती थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्या आप मुझ पर थोड़ी दया करेंगी? शिया शिगे ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? बहुत देर हो चुकी है। वांग यिफान ने भी प्रतिक्रिया दी। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि जिया शिगे अचानक जो रान के विशेष अतिथि कैसे बन गए, लेकिन वे ये भी जानते थे कि जिया शिगे को नाराज करना उनके बस की बात नहीं थी। इस बार तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। ये सोचते हुए कि आज रात की सारी उथल पुथल उसी के कारण हुई है, वांग यिफान ने कामना की कि काश वह उस समय में वापस जा पाता जब ये सब कुछ नहीं हुआ था और खुद को कुछ जोर से थप्पड़ मार पाता। अगर वह बाई लुलु की ओर आकर्षित न होता तो शायद इनमें से कुछ भी न होता और वह महान बुद्ध कहे जाने वाले जो रान को उकसाता नहीं। वह पश्चाताप से भरा हुआ था। नाक बहते पानी और आंसुओं से लथपथ चेहरा लिए वह रेंगते हुए जिया शिगे की ओर बढ़ने लगा, मानो उससे विनती करना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि वह रेंगकर जिया शिगे के पैरों तक पहुंच पाता, उसे जो रान द्वारा लाए गए सुरक्षा गार्डों ने रोक दिया। जो रान के कुछ भी कहे बिना सुरक्षा गार्डों ने मैनेजर वो और वांग यिफान को बाईं और दाईं ओर से पकड़ा और उन्हें उसी तरह लिफ्ट में घसीट कर ले गए जैसे उन्होंने वुझवो के साथ किया था। तीनों लोगों को घसीट कर ले जाया गया और अब केवल काले कपड़े पहने सुरक्षा गार्ड ही बचा था जिसने वीडियो डिलीट कर दिया था। काले कपड़े पहने सुरक्षा गार्डों ने पूरे इलाके को घेर लिया था और उनके चेहरे पहले ही पीले पड़ चुके थे। सभी को अपनी ओर देखते देख वह इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे और वह घुटनों के बल गिर गया। वह अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए रेंगते हुए जिया शिगे की ओर बढ़ा और रोते चिल्लाते हुए बोला, मिस जिया, ये सब मेरी गलती है। अभी अभी मुझ पर बुरी आत्माओं का साया था। मुझे आपका वीडियो डिलीट नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझ पर दया कीजिए और मुझे जाने दीजिए। मुझे अपने माता पिता और बच्चों की देखभाल करनी है। मैं सचमुच यह नौकरी नहीं खो सकता। काले वस्त्र पहने सुरक्षा गार्ड को शिया शिगे के पैरों की ओर रेंगते और उसकी जांघों को गले लगाने की कोशिश करते देख उसके बगल में खड़ा सुरक्षा कप्तान तेजी से आगे बढ़ा। सुरक्षा गार्ड ने अचानक काले रंग की वर्दी पहने सुरक्षा गार्ड को लात मारी और उसे हवा में उछाल दिया। काले रंग की वर्दी पहने सुरक्षा गार्ड को लात मारी गई और वह दीवार से टकराया, जिससे एक धीमी सी धमाके की आवाज आई। सुरक्षा गार्ड दौड़कर आया और उसे कुछ और बार लात मारी। लात मारते हुए गुस्से से उसे डांटते हुए बोला, लियू बाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक होटल के मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव करने की? अभी अभी तो तुम मेहमान को मारना चाहते थे। क्या तुम जीने से थक गए हो? सुरक्षा गार्ड द्वारा लात मारे जाने पर लियू बाओ कुछ बार रोया, लेकिन उसने छिपने की भी हिम्मत नहीं की। अपने नेता के सामने उसमें अब वह शिष्टता और अहंकार नहीं था जो उसने अभी अभी शिया शिगे और लुलु के प्रति दिखाया था, और वह एक निर्दोष मेमने की तरह विनम्र हो गया। उसने सुरक्षा गार्ड को लात मारने दिया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं गलत था। मुझे पता है मैं गलत था। मैंने सोचा कि मैनेजर वो और मिस वो होटल के वीआईपी मेहमान हैं, इसलिए मैंने उनकी मदद की। अगली बार मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। इसी क्षण कैजुअल सूट पहने वह व्यक्ति जो सुरक्षा गार्डों के एक समूह के पीछे चुपचाप खड़ा था, धीरे धीरे बाहर निकल आया। वह युवा और आकर्षक है। उसकी नाक की हड्डी ऊंची है और उसकी आंखें आड़ू के फूल जैसी सुंदर है। जमीन पर रो रही लियू बाओ को देखकर उसने ताना मारते हुए कहा, चूंकि तुम मिस वो की इतनी मदद कर रही हो तो तुम वो परिवार के लिए काम कर सकती हो। हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। ये सुनकर लियू बाओ का शरीर ऐसे कांप उठा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। उसके होंठ हल्के से कांपने लगे और उसने हताश स्वर में कहा, श्रीमान जियांग, मैं सचमुच जानता हूँ कि मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं फिर कभी वही गलती नहीं दोहराऊंगा। मास्टर जियांग, मैं सचमुच इस नौकरी के बिना नहीं रह सकता। मेरा पूरा परिवार इसी पर निर्भर है। कृपया मुझे इससे निकलने का कोई रास्ता बताइए। मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। लियू बाओ की आंखों में भय और विनती भरी हुई थी, लेकिन जियांग चेंगकाई ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सुरक्षा गार्ड को आंख मारी, जो समझ गया, और आगे बढ़कर लियू बाओ को फिर से लात मारी और उस पर चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो, अपना सामान पैक करो और अभी निकल जाओ। लियू बाओ की गुहार और संघर्ष को नजरअंदाज करते हुए 2 या 3 सुरक्षा गार्ड आए। लियू बाओ का मुंह ढक दिया और उसे एक मरे हुए सुअर की तरह घसीट कर ले गए। लियू बाओ को ले जाने के बाद सुरक्षा कप्तान ने अपने माथे से पसीना पोंछा, सिर झुकाया और जियांग चेंगकाई से कहा, बॉस जियांग, ये सब मेरी गलती है। मैं भविष्य में अपने आदमियों को सबक जरूर सिखाऊंगा। जियांग चेंगकाई ने अधीरता से हाथ हिलाते हुए कहा, बस बहुत हो गया। तुम मुझे हर रोज शर्मिंदा करते हो। आगे से सावधान रहना और फिर कभी ऐसी मुसीबत मत खड़ी करना। सुरक्षा गार्ड ने अपना पसीना पोंछा, झुककर माफी मांगी और फिर अन्य सुरक्षा गार्डों के साथ चला गया। सुरक्षा गार्डों के चले जाने के बाद घटनास्थल पर केवल झो रान, जियांग चेंगकाई और शिया शिगे ही बचे थे।
शिया शिगे ने जो रान और जियांग चेंकाई की ओर देखा और थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, क्षमा करें, मैंने आपको परेशानी में डाल दिया। जियांग चेंकाई ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने तुम्हें पर्याप्त अनुशासन नहीं सिखाया और तुम्हें डरा दिया। जो रान ने यह भी कहा, ऐसा मत कहो, यहाँ अंगरक्षकों को तैनात न करने की सारी गलती हमारी है। मैं जो रान ने यह कहा और अचानक रुक गई। उसकी नजर शिया हुयेन के कपड़ों पर पड़ी। वह साफ देख सकता था कि शिया हुयेन ने अपने कपड़ों पर बेशकीमती नीले हीरे का ब्रोच पहना हुआ था। जो रान 3 सेकंड के लिए चौंक गया, फिर उसे समझ आया, मेरे चाचा सचमुच मेरे चाचा हैं। उन्हें यह भी पता है कि पत्नी पाने के लिए पहले सास को पसंद करना जरूरी है, लेकिन अपनी सास को खुश करने के लिए इतना महंगा तोहफा क्यों देना? इसकी कीमत अरबों डॉलर है। ये तो हद से ज्यादा उदारता है। शिया शिगे ने जो रान के चेहरे पर दिख रहे सख्त भावों पर ध्यान नहीं दिया। उसे वुजुओ की बातें याद आई और उसने चिंता से पूछा, क्या इससे तुम्हें सच में कोई परेशानी नहीं होगी? मैंने वुजुओ से सुना है कि उसकी चाची की शादी तुम्हारे चाचा से जल्द ही होने वाली है, तो तुम जल्द ही ससुराल वाले बनने वाले हो, है ना? तुमने अभी उसके साथ जो किया वह अच्छा नहीं था। शिया शिगे की बात सुनकर जो रान अचानक घबरा गई। उसने मन ही मन वुजुओ को उसकी बकवास के लिए कोसना शुरू कर दिया। क्या यह अपने चाचा पर गंदा पानी फेंकने जैसा नहीं था? ये सोचकर जो रान ने बार बार हाथ हिलाए और कुछ चिंतित स्वर में कहा, यह सच नहीं है। शादी करने का क्या फायदा? मेरे चाचा और वुजुओ की चाची एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। ये सब वुजुओ की मनगढ़ंत कहानी है। ये सुनकर शिया शिगे ने सिर हिलाया और राहत महसूस की। अगर शी की वजह से किसी की शादी में बाधा आती तो यह बहुत बड़ा पाप होता। वह दूसरों को परेशानी में डालने से सचमुच डरती थी। जो रान ने शिया शिगे के हाव भाव को देखकर स्पष्ट किया, मेरे चाचा अविवाहित हैं। वुजुओ की चाची को शायद मेरे चाचा में दिलचस्पी हो, लेकिन मेरे चाचा को उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। ये सुनकर शिया शिगे ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ओह। जो रान ने आगे कहा, मेरे चाचा बहुत ही अनुशासित व्यक्ति हैं। काम के अलावा उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी अन्य विपरीत लिंग के व्यक्ति से संपर्क नहीं किया है। शिया शिगे ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि अधिकारी जो होंग सचमुच एक ऐसे व्यक्ति की तरह दिखते थे जिन्हें महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, क्या ऐसा है? जो रान ने आगे कहा, मेरे चाचा में कोई और बुरी आदतें नहीं है। उन्होंने पहले कभी धूम्रपान या शराब का सेवन नहीं किया। जब वे बहुत तनाव में होते हैं तो कभी कभार सिगरेट पी लेते हैं, लेकिन वे बहुत दृढ़ निश्चयी हैं। अगर वे धूम्रपान छोड़ना चाहें तो किसी भी समय छोड़ सकते हैं। जिया शिगे। शिया शिगे ने सोचा, इससे मेरा क्या लेना देना है? तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? इसी क्षण पीछे से एक महिला की आवाज आई, अरे तुम सब यहाँ क्यों हो? शिया शिगे ने अपना सिर घुमाया और देखा कि लाल रंग की पोशाक पहने आंटी दुजुआन मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ रही है। डू हुआन ने वहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन किया, फिर जिया हुयेन को अपनी ओर खींचकर उससे कहा, तुम अभी तक नहीं आई हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। अभी अभी मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई, वह तुम्हारे ही शहर की है। चलो मैं तुम दोनों को मिलवा देती हूँ। शिया हुयेन मुस्कुराई और सिर हिलाकर बोली, हाँ। फिर उसने हिचकिचाते हुए जिया शिगे की ओर देखा और पूछा, क्या आप मेरे साथ छुट्टियां बिताएंगे? ये सुनकर जिया शिगे ने झट से हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, आप आंटी डू और बाकी बच्चों के साथ खेलिए, मैं आपसे बाद में मिल लूंगी। शिया शिगे को इन चाचियों के साथ इकट्ठा होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उन्हीं की वजह से जैसे ही वो वहां से गुजरती, भीड़ का ध्यान तुरंत उन पर केंद्रित हो जाता था। आंटियों का एक समूह उत्साहपूर्वक शिया शिगे के चारों ओर जमा हो गया और उससे चहल पहल भरे लहजे में बातें करने लगा। या तो वे उससे उसकी जीवन योजना के बारे में पूछते हैं, या वह भविष्य में कहाँ काम करना चाहती है, या वे उसे किसी से मिलवाना चाहते हैं। कुछ लोग तो जिया शिगे को तुरंत अपनी बहू बनाना चाहते थे और उन्होंने अपने बेटे का QR कोड सीधे उसे भेज दिया ताकि वह उसे जोड़ सके। शिया शिगे सचमुच डरी हुई थी। वह ताजी हवा लेने के लिए चाचियों के एक समूह से बचकर निकली थी और तभी उसकी मुलाकात बाई लुलू से हुई जो अकेली थी। आंटी डू हुआन मुस्कुराई और शिया हुयेन से बोली, ठीक है, यहाँ इतने सारे युवा हैं, बस उन्हें मजे करने दो। ये देखकर जिया हुयेन ने केवल सिर हिलाया और आंटी दुजुआन के साथ चली गई। शिया हुयेन और डू हुआन के जाने के बाद घटनास्थल पर केवल 4 लोग ही बचे थे। जियांग शिकाई ने जिया शिगे की प्रोफाइल देखी और कुछ देर सोचा। फिर वह मुस्कुराते हुए शिया शिगे के पास गया और उससे बोला, मिस शिया, होटल की सुरक्षा की वजह से आपको डराने के लिए मुझे खेद है। ये सब मेरी गलती है कि मैंने आप पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। माफी के तौर पर मैं आपको एक गिलास शराब देना चाहता हूँ, क्या हम साथ बैठें? शिया शिगे ने अचेतन रूप से अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज की घटनाएं बहुत ही उलझन भरी थी। इसकी शुरुआत वांग यीफान के मन में बाई लुलू के प्रति कामुक विचारों से हुई और फिर कई सारी उलझी हुई बातें सामने आई। हालांकि लियो बाओ होटल का सुरक्षा गार्ड था, लेकिन उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह मैनेजर वो को जानता था, इसलिए सारा दोष बॉस जियांग चेंकाई पर नहीं डाला जा सकता था। ये सुनकर जियांग चेंकाई मुस्कुरा उठा। उसने शिया शिगे की ओर स्नेह भरी निगाहों से देखते हुए धीरे से पूछा, श्रीमती शिया, क्या आपको मैं याद नहीं? हम पहले मिल चुके हैं। ये सुनकर शिया शिगे दंग रह गई। उन्हें सचमुच ये बात याद नहीं थी। उसे हर कोई पहचान कैसे लेता है? ऐसा लगता है जैसे उसे चेहरे पहचानने में दिक्कत होती है। जियांग चेंकाई ने शिया शिगे के हैरान चेहरे को देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम जियांग चेंकाई है। पिछली गर्मियों में जब बहुत गर्मी थी तब हम अपने पिता चेन जेहुआई की पार्टी में मिले थे। उस समय लू परिवार के सबसे छोटे बेटे से आपकी बहस हो गई थी। वह आप पर हमला करना चाहता था और मैंने उसे रोकने में आपकी मदद की थी। शिया शिगे ने भौहें चढ़ाकर इस बारे में सोचा, फिर पाया कि उसे अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। पिछले 2 वर्षों में इतनी सारी चीजें घटित हुई हैं कि वह जियांग चेंकाई के बारे में लगभग भूल ही गई थी। लू सिवान के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। ये देखकर जियांग चेंकाई ने उदास चेहरा बनाया, आह भरी और धीमी आवाज में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस शिया को मेरी बिल्कुल भी याद नहीं होगी। मुझे मिस शिया हमेशा याद रहेंगी। जियांग चेंकाई की बातें सुनकर शिया शिगे को थोड़ी असहजता महसूस हुई। आखिरकार उस समय जियांग चेंकाई मदद करने के लिए तैयार थे, इसलिए जब जियांग चेंकाई ने साथ बैठकर पे पीने का सुझाव दिया तो जिया शिगे का मना करने का कोई इरादा नहीं था। शिया शिगे ने चुपचाप अपने बगल में खड़ी बाई लुलू की ओर मुड़कर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? शिया शिगे को अपनी ओर देखते हुए देखकर बाई लुलू खुश हो गई। न जाने क्यों उसे महसूस हुआ कि उसके गाल फिर से गर्म होने लगे हैं।
शिया शिगे की जिज्ञासु निगाहों का सामना करते हुए बाई लुलु ने तुरंत कहा, ती ती। जो रान ने जियांग चेंकाई और शिया शिगे के बीच बारी बारी से देखा। जियांग चेंकाई की निगाहें बहुत स्पष्ट थीं और जो रान का दिल तुरंत घबरा गया। फिर उसने जियांग चेंकाई की आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया और उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही वे चारों खिड़की के पास बैठे, शेन ज़िहुआई वहां आ गया। उन चारों को एक साथ बैठे देखकर शेन ज़िहुआई थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे तुम चारों एक साथ क्यों बैठे हो? जब बाई लुलु ने शेन ज़िहुआई को आते देखा तो उसने अवचेतन रूप से उस योजना के बारे में सोचा जिसे बाई कियांग और अन्य लोग आज रात अंजाम देना चाहते थे। उसके मन में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा और उसकी मनोदशा जटिल हो गई। वह केवल अपना सिर नीचे कर सकी, शेन ज़िहुआई की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जियांग चेंकाई ने शेन ज़िहुआई को शराब का एक गिलास देते हुए पूछा, क्या चाची नशे में है? शेन ज़िहुआई ने सिर हिलाकर जवाब दिया, वह काफी समय से थकी हुई है, लेकिन उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर ही रहना होगा। मैंने देखा कि वह सो गई है, इसलिए मैं बाहर घूमने और ताजी हवा लेने के लिए आ गया। अभी अभी वो पेये ने गलती से ऐसा खाना खा लिया जिससे उन्हें एलर्जी हो गई और उनके पूरे शरीर पर चकत्ते, सूजन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उन्हें इलाज के लिए युनजियांग होटल के मेडिकल रूम में ले जाया गया। उस समय उसने ज्यादा खाना नहीं खाया था, लेकिन इलाज के बाद अब वह ठीक है। जियांग चेंकाई ने चेहरे पर अपराध बोध लिए कहा, मुझे बहुत खेद है। एलर्जी की सूची के अनुसार सभी मेहमानों के आहार में किसी भी प्रकार की चीज का सेवन नहीं किया गया था। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने किसी को जांच के लिए नियुक्त किया है। मैं कल फिर अपनी चाची से मिलने जाऊंगा और उनसे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगा। ये सुनकर शेन ज़िहुआई ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं चिंता मत करो, मेरी माँ अभी अभी शोध संस्थान से लौटी है और उन्हें खुद याद नहीं है कि उन्होंने अभी बाहर क्या छुआ था। हो सकता है कि यह आपके होटल की वजह से न हो। बाई लुलु ने शेन ज़िहुआई और जियांग चेंकाई के बीच की बातचीत का हर शब्द सुना। बाई लुलु की उंगलियां लगातार अपने कपड़ों के किनारे से खेल रही थी और उसकी मनोदशा और भी जटिल होती जा रही थी। जो ने उसे बताया कि वो पेये की एलर्जी उसकी बहन बाई कियांग और उनकी योजना से क्लोजली रिलेटेड थी। बाई लुलु ने मन ही मन सोचा, बाई कियांग आज रात शेन बैलिन और उसकी पुरानी प्रेमिका को पुराने दिनों को फिर से ताजा करने में मदद करने जा रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे शेन बैलिन की पत्नी वो पेये से छुटकारा पाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहते हो? बाई लुलु जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उतनी ही ज्यादा वह बेचैन होती गई। उसे लगा कि अगर सच्चाई कभी सामने आई तो उसकी दोनों बहनों को मार दिया जाएगा। शिया शिगे ने देखा कि बाई लुलु बेचैन हो रही है, इसलिए वह मुड़कर उलझन में पूछ बैठी, तुम्हें क्या हुआ है? शिया शिगे अचानक बोल पड़ी, जिससे बाई लुलु डर गई। उसने घबराहट में जिया शिगे की ओर देखा और जिया शिगे की चिंतित आंखों से उसकी नजरें मिली। किसी कारणवश जब बाई लुलु ने जिया शिगे की स्नेहपूर्ण आंखों को देखा तो उसके पहले से ही अशांत विचार धीरे धीरे शांत हो गए। शिया शिगे की निगाहों के सामने उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं कोई बात नहीं। बाई लुलु थोड़ी देर रुकी, फिर अचानक जिया शिगे के करीब गई और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, मिस जिया, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? शिया शिगे मुस्कुराई, सिर हिलाया और जवाब दिया, बेशक, बस पूछ लीजिए। बाई लुलु एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर फुसफुसाते हुए बोली, अगर आपको पता चल जाए कि आपके प्रियजन कुछ गलत करने की तैयारी कर रहे हैं तो इस मामले के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। एक बार सच्चाई सामने आ गई तो मामला वहीं अटक जाएगा और इसमें आप भी फंस जाएंगे। लेकिन कई कारणों से आप इसे होने से नहीं रोक सकते। आप क्या करेंगे? जिया शिगे। शिया शिगे लगभग बोल ही पड़ी, आखिर बाई कियांग करना क्या चाहती है? मुझे बताओ। उसे लगा कि बाई लुलु के शब्द बाई कियांग के पहचान पत्र की रिपोर्ट करने से बस कुछ ही कम थे। हालांकि बाई लुलु की आंसुओं से भरी हुई बेचैन आंखों को देखकर जिया शिगे ने अपने शब्द वापस ले लिए। उसने एक पल सोचा और हिचकिचाते हुए पूछा, चूंकि यह एक गलत काम है और इसके परिणाम इतने गंभीर हैं, फिर भी वह ऐसा क्यों करती है? क्या इसलिए कि अगर यह काम सफल हो जाता है तो उसे बहुत सारे फायदे मिलेंगे? शिया शिगे ने सोचा, क्या बाई कियांग कुछ निजी काम कर रही होगी? क्या वह वुझुओ की तरह देश की आपूर्ति में हेराफेरी कर रही थी? बाई लुलु ने अपने निचले होंठ को दबाते हुए धीरे से उत्तर दिया, नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसे भी मजबूर किया गया था। जिसने उसे मजबूर किया था उसके पास उससे जुड़ी कोई गुप्त जानकारी थी। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसकी मौत हो जाती, इसलिए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह सुनकर शिया शिगे का चेहरा सिकुड़ गया। बाई कियांग का हैंडल। बाई कियांग को विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद से शेन ज़िहुआई ने घर पर ही रखा हुआ है। उसके पास क्या अवसर हो सकता है? ये हो सकता है, क्या ये हान युआन हो सकता है? हान युआन अब तक फरार रहा है और जिया शिगे को तो लगा था कि वह बाहर मरा पड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी जीवित हो? शिया शिगे का दिमाग एक पल के लिए उलझन में पड़ गया और वह बाई लुलु से बस इतना ही कह सकी, अगर ऐसा है तो यह एक गतिरोध है और मैं इसे हल नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि मैं शुरू से अंत तक एक बाहरी व्यक्ति रही हूँ, इसलिए जरूरी नहीं कि मैं इसमें फंस जाऊं। इसलिए हालात बिगड़ने से पहले इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शिया शिगे के बोलने के बाद उन्होंने बाई लुलु के कंधे पर प्यार से थपथपाया। बाई लुलु ने मन ही मन सोचा, मैं सफेद बिल्ली को बाहर भेजकर देखती हूँ कि बाई कियांग क्या कर रही है। दूसरी ओर शेन ज़िहुआई जो रान के बगल में बैठ गया, उसका अभिवादन किया और पूछा, मैंने सुना है कि आपके पिताजी भी आज यहाँ हैं। यह आसान नहीं है, पिताजी बहुत दिनों से बाहर नहीं निकले हैं। आप सबसे बड़े पोते उनके साथ जाने के बजाय यहाँ क्यों बैठे हैं? यह सुनकर जो रान दंग रह गया। उसने अनजाने में शिया शिगे की ओर देखा और पाया कि शिया शिगे सिर झुकाए अपने फोन में मग्न था और उसे अपने आसपास की स्थिति का कोई पता नहीं था। तभी उसे राहत मिली। श्री झो ने आज अपनी बहू से मिलने आने की योजना बनाई थी। जब से दादा झो को पता चला है कि उनके बड़े बेटे झो होंग पर किसी के साथ संबंध रखने का संदेह है, तब से वह घर पर हर दिन बेचैन रहते हैं, मानो उन्हें मुर्गी का खून इंजेक्ट कर दिया गया हो। पहले हर दिन सुबह उठने के बाद श्री झो शांतिपूर्वक अपने बच्चों की परवरिश का काम शुरू करते थे। वह अपने शरीर को मजबूत बनाने और अपने चरित्र को निखारने के लिए प्रतिदिन ताई ची का अभ्यास करता है, शतरंज खेलता है, किताबें पढ़ता है और चाय पीता है। इस दौरान वह आत्म साधना के बारे में पूरी तरह से भूल गया। वह हर दिन आंखें खोलते ही जो रान को फोन करके पूछता था कि क्या उसे अपनी बहू के बारे में कोई खबर मिली है। बेशक जो रान को भी कोई खबर नहीं थी। वह केवल समय समय पर उस बूढ़े व्यक्ति को यह बता पाता था कि जो होंग कब सिंधु समुदाय में आता है और हर बार कितने समय तक समुदाय में रहता है।
श्री जो हर दिन बेसब्री से खबर का इंतजार करते थे और उनकी इच्छा होती थी कि वे जो रान को दिन में 8 या 10 बार फोन कर सकें। श्री जो खुद को रोक नहीं पाए, वे सचमुच अपनी सबसे बड़ी बहू के बारे में खबर जानना चाहते थे। उन्होंने जो रान को एक तरफ खींचकर रोते हुए बताया कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हैं और मरने से पहले उनकी कोई इच्छा नहीं है। वे बस अपनी बहू से मिलना चाहते हैं और जो रान से कोई हल निकालने को कहा। जो रान हमेशा से ही माता पिता का आदर करने वाला रहा है और अपने दादाजी को इस हालत में देखकर वह भी रोने लगा। लेकिन रोने से कोई फायदा नहीं था और उसे यह नहीं पता था कि वह अपने दादाजी को अपनी सबसे बड़ी बहू से कैसे मिलवाए। शिया शिगे अपने नए घर में आने के बाद से लगभग बाहर नहीं निकले हैं और श्री जो का सीधे उनके घर आना असंभव है। परिवार में सभी लोग जो होंग के स्वभाव से परिचित हैं और कोई भी जो होंग के निजी जीवन में दखल देने की हिम्मत नहीं करता। हर दिन वह बूढ़ा आदमी नीले हीरे के ब्रोच वाले खाली डिब्बे को पकड़े इंतजार करता रहता था। श्री जो के बार बार पॉलिश करने से खाली डिब्बा लगभग घिस चुका था और अंत में जिया शिगे बाहर निकल गया। जो रान को तांग शिकी से पता चला कि जिया शिगे युंजियांग होटल में एक भोज का आयोजन करेंगे, इसलिए उन्होंने तुरंत दादा जो को सूचित किया। जब बूढ़े व्यक्ति को यह खबर मिली तो वह चैन से नहीं बैठ सका और उसने अपनी सबसे बड़ी बहू को अपनी आंखों से देखने का निश्चय कर लिया, जिसका वह 20 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहा था। जो रान को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई जब उसने सोचा कि श्रीमान जो अपनी बहू पर छुपकर नजर रखने का मौका तलाश रहे हैं। उसे लगा कि उसने और उसके दादा ने जो किया वह बिल्कुल पागलपन था। उसने शेन जिहुई से फुसफुसाते हुए कहा, मेरे बूढ़े आदमी को आराम करना चाहिए, वह बाद में नीलामी में जा सकते हैं। ये सुनकर शेन जिहुई मुस्कुराया और मजाक में बोला, किस तरह की नीलामी इतनी बड़ी होती है कि बूढ़े आदमी का खुद उपस्थित होना उचित हो। जो रान ने जवाब दिया, यह एक दान पुण्य संस्था है। नीलामी में शामिल सभी वस्तुएं समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों द्वारा निःशुल्क दान की गई है। नीलामी से प्राप्त सभी धनराशि आगामी हिमपात के दौरान आपदा राहत कार्यों में उपयोग की जाएगी। वहीं खड़ी शिया शिगे जो रान के विचारों से पूरी तरह अनजान थी। उसने शराब का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और अपने फोन पर वीडियो देखने लगी। उसके फोन में वह वीडियो भी था जिसमें वांग यिफान ने कहा था कि वह उसका समर्थन करना चाहता है। साथ ही इस बात के सबूत भी थे कि वांग यिफान और लिन माई ने सोंग युहान के साथ मिलकर उसे फंसाने की साजिश रची थी। हालांकि जो रान ने अभी अभी वादा किया था कि वह मैनेजर वो और वांग यिफान से गंभीरता से निपटेगा, फिर भी जिया शिगे आग में घी डालने के लिए तैयार था। आखिरकार अगर इन सबूतों का इस्तेमाल नहीं किया गया तो उन्होंने इन्हें व्यर्थ ही रखा होगा। उसने सभी सबूतों को इकट्ठा किया और उन्हें संपादित करके एक ईमेल में बदलने की तैयारी की, जिसे जो के सार्वजनिक रिपोर्टिंग ईमेल पते पर भेजा जाना था। दूसरी ओर खूबसूरत पोशाक पहने जो इलान ने लोगों का हाथ पकड़ा और शानदार ऊंची हील वाले जूते पहनकर धीरे धीरे युंजियांग होटल की लॉबी में प्रवेश किया। जब जो इलान जवान थी तब वे बेहद खूबसूरत थीं, उनकी त्वचा और हड्डियां बेहद आकर्षक थीं। हालांकि अब वे उम्रदराज हो चुकी हैं और उन्होंने दुनिया के अंत की कठिनाइयां झेली हैं, फिर भी दोपहर भर सावधानी पूर्वक सजने संवरने के बाद वे आज भी उतनी ही सुंदर और आकर्षक दिखती है। आज उसने अच्छा मेकअप किया है, अगर आप ध्यान से न देखें तो उसकी आंखों के कोनों पर बारीक रेखाएं भी नजर नहीं आती। जो इलान ने युंजियांग होटल की भव्य और सुरुचिपूर्ण सजावट को देखा और आह भरे बिना नहीं रह सकी। मैं इतने लंबे समय से यहाँ नहीं आई हूँ और यह पहले जैसा ही लग रहा है। होटल की लॉबी के दोनों ओर के गलियारे विशाल और चमकदार हैं, नीचे बिछे कालीन मुलायम और आरामदायक है और दीवारों पर उत्कृष्ट चित्र और कलाकृतियां लगी हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत बहुत अधिक है। जो इलान को यहाँ एक उच्च वर्गीय महिला के रूप में बिताए गए समय की याद आ गई, लेकिन वे दिन बहुत दूर के लग रहे थे, मानो कोई पिछला जीवन हो। बाई कियान कियान काफी देर से होटल की लॉबी में इंतजार कर रही थी। वह बेसब्री से लूबो और उसकी पत्नी का इंतजार कर रही थी और थोड़ी घबराई हुई भी थी। शेन बेलिन एक सार्वजनिक हस्ती है और उनकी हर हरकत पर लोगों की नजर रहती है, इसलिए उन्होंने बाई कियान कियान को नीचे जाकर लूबो और जो इलान को लाने के लिए कहा। हालांकि बाई कियान कियान जानती थी कि शेन बेलिन ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है, फिर भी वह थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि आज रात कुछ गड़बड़ हो सकती है। जैसे ही वह अपनी चिंता को कम करने के लिए चुपचाप अपने गर्भवती पेट को सहला रही थी, तभी उसने 2 परिचित चेहरों को होटल की लॉबी में आते देखा। उसने लूबो और जो इलान की तस्वीरें पहले भी देखी थी। जो इलान और लूबो को अंदर आते देख जो कियान कियान जल्दी से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए उनसे बोली, क्या आप श्रीमान लू और श्रीमती लू हैं? कृपया मेरे साथ आइए। जो इलान ने सोचा कि कियान कियान लूबो की दोस्त है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कृपया आगे चलें। कियान कियान सबसे आगे आगे चल रही थी, जबकि जो इलान और लूबो चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जो इलान ने अपना सिर झुकाया और लूबो के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारा पुराना दोस्त एक अच्छा इंसान है। उसने न केवल हमें लेने के लिए गाड़ी भेजी, बल्कि हमें रास्ता दिखाने के लिए किसी को भी भेजा। लूबो जाहिर तौर पर जो इलान जितना खुश नहीं था। जो इलान के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसने चुपचाप हम कहा। कियान कियान उन दोनों को ऊपर ले गई और शेन परिवार के राष्ट्रपति कक्ष में चली गई। हॉल में एक मेज थी जिस पर पहले से ही एक शानदार भोजन परोसा जा रहा था। जो इलान और लूबो ने स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी मेज को देखा और अनजाने में ही निगलने लगे। उन्होंने लंबे समय से ये भोजन नहीं किया है। कियान कियान ने लूबो और जो इलान की ओर देखा और कहा, कृपया बैठ जाइए और थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, वेटर जल्द ही आ जाएगा। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। जो इलान और लूबो कुछ मिनटों तक असहज रूप से वहीं खड़े इंतजार करते रहे। कुछ मिनटों बाद दूसरी मंजिल पर स्थित शयन कक्ष का दरवाजा खुला। सूट और टाई पहने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते शेन बेलिन को देखकर जो इलान ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने अचानक कहा, बेलिन तुम ही क्यों? दूसरी ओर भोजघर में सभी लोग खुशी खुशी बातें कर रहे थे। कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद जियांग चेंगकाई का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। उसने मेज पर हल्के से थपथपाया और जिया शिगे और लुलू से पूछा, वैसे चलो एक परीक्षा लेते हैं, अनुमान लगाओ कि मैं कहां से हूं। जिया शिगे, वह थोड़ी अवाक रह गई। आखिर क्यों हर उम्र के पुरुष, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी को मुझे तुम्हें परखने दो वाली बात करना पसंद होता है। ये सुनकर लुलू मुस्कुराई और बोली, मैं इसका अनुमान नहीं लगा सकती। मास्टर जियांग, कृपया मुझे कोई संकेत दीजिए। जियांग चेंगकाई ने कुछ देर सोचा और फिर सुझाव दिया, मेरे गृहनगर की खासियत एक प्रकार की चेरी है। ये सुनकर जिया शिगे समझ गया, जो भी कहता है कि चेरी उसके गृहनगर की खासियत है, वह संभवतः जियांग से ही होगा। शिया शिगे मन ही मन सोच रहा था, लेकिन उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। वह अभी भी अपने फोन पर टाइप कर रहा था।
उसने वांग यीफान के साक्ष्यों को संकलित करके एक ईमेल में जो की आधिकारिक वेबसाइट पर भेज दिया था, और अब वह वुझुओ के साक्ष्यों को संकलित कर रही थी। वुझुओ का बैकग्राउंड चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, शिया शिगे को एक बार कोशिश करनी ही होगी। अगर ऊपर के लोग सचमुच वुझुओ की रक्षा कर रहे हैं तो वह पूरी तरह से हार मान लेगी और बिना किसी बोझ के अपना बदला शुरू कर सकेगी। यह देखकर कि शिया शिगे ने कुछ नहीं कहा, जियांग चेंगकाई ने सीधे पूछा, क्या मिस शिया इसका अनुमान लगा सकती हैं? यह सुनकर शिया शिगे स्तब्ध रह गया। वह किसी भी तरह के मुझे आपकी परीक्षा लेने दीजिए जैसे सवालों में शामिल नहीं होना चाहती थी, क्योंकि एक सवाल का जवाब देने के बाद दूसरा और तीसरा सवाल भी सामने आ जाएगा। यह देखकर कि जियांग चेंगकाई उसे देख रहा है, जिया शिगे केवल इतना ही कह सका, मुझे लगता है यह जियांग है। इस बार जियांग चेंगकाई के आश्चर्यचकित होने की बारी थी। उसने आश्चर्य से जिया शिगे की ओर देखा और पूछा, श्रीमती जिया ने यह कैसे अनुमान लगाया? शिया शिगे ने सोचा, बेशक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए था, तो चलिए दूसरा सवाल पूछते हैं। शिया शिगे के एविडेंस लिखने के विचारों को जियांग चेंगकाई ने बाधित कर दिया था। उसने अपना सिर उठाया और बेबसी से जवाब दिया, क्या आपने अभी अभी यह नहीं कहा कि आपके गृहनगर की खासियत चरी है? जियांग चेंगकाई ने अपना सिर हिलाते हुए उलझन में पूछा, कम से कम 80 शहर ऐसे हैं जिनकी खासियत चरी है। आपने कैसे अनुमान लगाया कि मेरा गृहनगर शियांग है? पास खड़ी बाई लुलु ने जिया शिगे के असहाय चेहरे को देखकर तुरंत जवाब दिया, श्रीमान जियांग, शहर में तो बहुत सारी चरी है, लेकिन खास कस्बों में केवल 5 प्रसिद्ध चरी की किस्में हैं, अर्थात युएचिंग मीठी चरी, जिनलंग रोने वाली चरी, जियांग छोटी डंडी वाली चरी और शानचेंग और जियांग चरी। यद्यपि युएचिंग अपने मीठे चरी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सेब उससे भी अधिक प्रसिद्ध है। यदि जियांग शाओ युएचिंग से होते तो वे शायद कहते कि सेब उनके गृहनगर की विशेषता है। इसी तरह चरी की तुलना में जियांग में फैंकियाओ टोरिया ग्रैंडिस और मोती अधिक प्रसिद्ध है, और शीशान शहर की अधिक प्रसिद्ध विशेषताएं चाय और शाहबलूत है। इसलिए हमारा अनुमान है कि आप जियांग शाओ जियांग से ही होंगे। बाई लुलु के बोलते ही शेन ज़िहुआई ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव झलक रहा था। उसने पहले सोचा था कि बाई लुलु बाई कियान की तरह पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह सिर्फ एक कढ़ाई वाला तकिया है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कुछ जानती है। यह सुनकर जियांग युकाई ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, मिस बाई मुझे इतनी अच्छी तरह जानती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों एक ही शहर के रहने वाले हों? बाई लुलु ने झट से हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले राज्य द्वारा जारी एक दस्तावेज देखा था जो स्थानीय कृषि और वानिकी फसलों की किस्मों को तेजी से विकसित करने के बारे में था, इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। प्राकृतिक आपदा से पहले बाई लुलु एक साधारण छात्रा थी जो कड़ी मेहनत करती थी और गंभीरता से पढ़ाई करती थी। अगर यह प्राकृतिक आपदा न होती तो वह अपनी जीवन योजना के अनुसार स्कूल जाती और स्नातक होने के बाद स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा देती। एक प्राकृतिक आपदा ने अनगिनत लोगों की किस्मत को एक के बाद एक बदल दिया। बाई लुलु अब स्कूल नहीं जा सकती थी और उसने अपने प्यारे माता पिता को खो दिया। उसे लॉन्ग आइलैंड होटल के दुष्ट अड्डे में बेच दिया गया। उसके बाद से उसका जीवन पूरी तरह से दिशाहीन हो गया। यह सुनकर शेन ज़िहुआई ने एक बार फिर बाई लुलु को ध्यान से देखा। पहले वह बाई लुलु को ऐसे देखता था मानो दो जुड़वा फूलों को देख रहा हो। उसे बाई लुलु और बाई कियान दोनों बहनों को एक साथ देखना अच्छा लगता था। दोनों बहनें समान रूप से सुंदर थीं, जो देखने में बेहद मनभावन लगता था। अब उसे लगने लगा कि बाई लुलु सिर्फ एक सजावटी फूल नहीं, बल्कि एक दिलचस्प रहस्य की तरह है। बाई लुलु ने ध्यान नहीं दिया कि शेन ज़िहुआई उसे देख रहा था। उसका दिल और आंखें पूरी तरह से जिया शिगे पर टिकी हुई थी। शिया शिगे को एक छोटे कैमरे से रिकॉर्ड की गई ऑडियो को एडिट करते हुए देखकर उसे अभी अभी गलियारे में हुई घटना याद आ गई, जब वुझुओ ने स्वीकार किया कि वह बदला ले रहा था और उसने कोयला खदान की घटना के लिए शिया शिगे को उसी समुदाय में बंदी बना लिया था जहां वह रहता था। बाई लुलु ने अनुमान लगाया कि जिया शिगे संभवतः सबूतों के साथ वुझुओ की शिकायत करने की तैयारी कर रहा था। बाई लुलु ने गलती से शेन ज़िहुआई और शेन बैलिन की बातें सुन ली थी। उसे पता था कि वुझुओ का काम शेन परिवार ने करवाया था। वह थोड़ी झिझक रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे शिया शिगे को इसके बारे में बताना चाहिए या नहीं। इसी समय जिया हुयेन और डू हुआन बातें करते और हंसते हुए वहां आ गई। शिया हुयेन ने शिया शिगे के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, तुम्हारी चाची डू हुआन ने बताया कि ऊपर थोड़ी देर बाद चैरिटी नीलामी होगी, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? ये सुनकर जिया शिगे ने तुरंत अपना फोन एक तरफ रख दिया, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। शिया शिगे के बोलने के बाद उन्होंने बाई लुलु की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हारा क्या तुम हमारे साथ चल रही हो? ये सुनकर बाई लुलु एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है। बाई लुलु जानती थी कि शेन परिवार के राष्ट्रपति कक्ष में कुछ ऐसा घट रहा है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। इस घटना में शामिल साजिशकर्ताओं में से एक उसकी बड़ी बहन बाई कियान थी। वह अपनी बहन बाई कियान की वजह से युनजियांग होटल में ठहर सकी। उसका भाग्य बाई कियान से जुड़ा हुआ था। बाई कियान को कुछ भी हो जाता तो वह भी निश्चित रूप से उसमें फंस जाती। उसे नहीं पता था कि उसका भविष्य कैसा होगा। शायद कुछ ही घंटों में शेन परिवार उसे होटल से बाहर निकाल देगा और वह बाहर ठंड से जमकर मर जाएगी। ये सोचते हुए बाई लुलु ने जिया शिगे की ओर देखा। अगर ये उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे होते तो वो उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती जिसने उसे शैतान की गुफा से बचाया था। शिया शिगे और उनके साथी उठे और नीलामी हॉल की ओर चल पड़े। जब वे सुरक्षा मार्ग पर पहुंचे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सुरक्षा मार्ग पर एक सफेद परछाई अचानक प्रकट हुई। श्याओ लुलु द्वारा शिया शिगे को बताए गए मकान नंबर के अनुसार श्याओ माओ उस मुख्य कक्ष में गया जहां शेन परिवार रहता था। शिया शिगे और अन्य लोग नीलामी हॉल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर पहले से ही काफी लोग बैठे हुए थे। यह नीलामी एक चैरिटी कार्यक्रम था जिसमें कई तरह की वस्तुएं शामिल थीं और यह भोज में आए मेहमानों और होटल में ठहरने वाले लोगों के लिए खुली थी, इसलिए बहुत से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आए। जो रान ने शिया शिगे और अन्य लोगों के लिए एक वीआईपी सीट का इंतजाम किया और फिर चुपचाप ये बहाना बनाकर चले गए कि उन्हें कुछ काम है। जो रान मंच के पीछे वीआईपी लाउंज में गई, दरवाजा खोला और अंदर बूढ़े जो को बैठे देखा। जो रान को अंदर आते देख श्री जो झट से खड़े हो गए, 2-3 कदम आगे बढ़े। जो रान का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या हो रहा है? क्या मेरी बड़ी बहू यहाँ है? जो रान ने तुरंत श्री जो को दिलासा देते हुए कहा, चलिए चिंता मत कीजिए। फिर वह श्री जो को खिड़की के पास ले गया। पर्दों के बीच से झांकते हुए
जो रान ने जिया शिगे और उसके सामने खड़े अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी देखिए, लंबे बालों और बेज रंग के स्वेटर वाली लड़की को मेरे चाचा पसंद करते हैं। बूढ़े मास्टर जो ने जो रान की उंगली की दिशा का अनुसरण किया और जिया शिगे और जिया हुयेन की ओर देखा। अपने कोण से देखने पर उसने पहली ही नजर में जिया हुयेन के कपड़ों पर लगा नीला हीरा वाला ब्रोच देख लिया। यह वही ब्रोच था जिसे उन्होंने विशेष रूप से डिजाइनर से डिजाइन करने के लिए कहा था। बूढ़े आदमी की धड़कन अनायास ही तेज हो गई। उसने लंबे बालों और बेज रंग के स्वेटर वाले उस व्यक्ति की ओर नहीं देखा जिसका जिक्र जो रान ने किया था, बल्कि वह बार बार जिया हुयेन के चेहरे को घूरता रहा। अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर उसने सोचा कि यह बाशी वही व्यक्ति है जिसे उसका बेटा पसंद करता है। ये सोचकर श्री जो ने उत्साह से अपना हाथ बढ़ाया, जिया हुयेन की ओर इशारा किया और कहा, वह वही है जिसे आपके चाचा पसंद करते हैं। दूरी के कारण जो रान ने सोचा कि श्री जो का तात्पर्य जिया शिगे से है, इसलिए उसने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ वही है। फिर जो रान ने अपनी नाक छुई और अपराधबोध से भरी आवाज में कहा, दादाजी मुझे डर था कि आप नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बताने की हिम्मत नहीं की। दरअसल मेरे चाचा जिस लड़की को पसंद करते हैं वह उनसे 20 साल से भी ज्यादा छोटी है, वह अभी सिर्फ 20 साल की है। ये सुनकर श्री जो स्तब्ध रह गए और उन्होंने खिड़की के बाहर से जिया हुयेन की ओर दोबारा देखा। वह देखने में बहुत जवान लगती है, लेकिन 20 साल की नहीं लगती, वह कम से कम 30 साल की लगती है। दादा जो को नाराज देखकर जो रान ने सोचा कि वह जिया शिगे से असंतुष्ट है, इसलिए उसने तुरंत कहा, दादाजी उसकी कम उम्र को कम मत समझिए, वह वास्तव में बहुत स्थिर है, उसकी मानसिकता बिल्कुल 40 साल के व्यक्ति जैसी है। जो रान बिना सोचे समझे बोलने लगी है। वह एक एकल अभिभावक परिवार में पली बड़ी है, उसकी माँ ने उसे अकेले पाला है, इसलिए वह हम उन बच्चों से ज्यादा समझदार है। और हाँ, उसके बगल में बैठी महिला उसकी माँ है। मेरे चाचा ने तो अपनी सास को खुश करने के लिए नीला हीरा भी दे दिया। ये सुनकर श्री जो की भौहें तन गईं। उन्होंने खिड़की से बाहर फिर ध्यान से देखा और पाया कि जिया हुयेन के बगल में बेज रंग का स्वेटर पहने एक युवती बैठी थी। जो रान का मतलब था कि जो होंगे इस युवती की ओर आकर्षित था। श्री जो ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए जो रान की ओर देखा। वह कुछ पल चुप रहा, फिर जो रान की चिंतित निगाहों को देखकर बोला, मुझे और बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे चाचा को ये लड़की पसंद है? ये सुनकर जो रान ने वही दोहराया जो होंग ने उसे पहले करने के लिए कहा था, और जिया परिवार को कुछ चीजें पहुंचाई, जिसमें यह भी शामिल था कि जो होंग ने उसे जिया शिगे का पीछा करने और उसकी सुरक्षा करने के लिए किसी को भेजने के लिए कहा था। जो रान के बोलने के बाद उसने पाया कि श्री जो उसकी ओर देख रहे थे, मानो वे कुछ कहना चाहते हो लेकिन रुक गए हों। जो रान ने अनजाने में पूछा, दादाजी आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जो रान ने सोचा, अगर किसी को पता ना हो तो वे सोचेंगे कि बूढ़ा आदमी किसी मूर्ख को देख रहा है। दादा जो एक पल के लिए अवाक रह गए। काफी देर बाद उन्होंने जो रान के कंधे पर धीरे से थपथपाया, आह भरी और कहा, जो रान, भले ही तुम्हारा पालन पोषण तुम्हारे चाचा ने किया हो, लेकिन मानसिक रूप से तुमने अपने पिता की मासूमियत और चंचलता को विरासत में पाया है। ये सुनकर जो रान ने उलझन में पूछा, दादाजी आपका क्या मतलब है? आप श्याओ श्या से असंतुष्ट तो नहीं है ना? हालांकि वह छोटी है, लेकिन उसका व्यक्तित्व वाकई बहुत अच्छा है और मेरी पत्नी के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। भले ही मेरी बहू को यह बात शायद पसंद ना आए अगर मैं उससे कहूं कि वह अपना नाम बदलकर मुझे अपनी चाची कहकर बुलाए, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी। ये सुनकर श्री जो ने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश मत करो। जो रान, तुम्हें अपनी पत्नी की बात ज्यादा सुननी चाहिए। अगर कंपनी में किसी भी बात को लेकर तुम्हें कोई शंका हो तो उससे ज्यादा पूछो। श्री जो वास्तव में थोड़ा अवाक रह गए थे। जो रान को तो ये भी नहीं पता था कि उनके चाचा किसे पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कंपनी के मामलों को संभाल पाएंगे या नहीं। हालांकि बाहरी दुनिया हमेशा से जो रान को परिपक्व और स्थिर, युवा और होनहार और युवावस्था के जो होंग के समान व्यवहार वाला मानती रही है, लेकिन दादा जो हमेशा सोचते हैं कि यह पोता थोड़ा नासमझ है। फिर श्री जो ने एक बार फिर आह भरी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जो रान ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जो परिवार के सबसे बड़े बेटे और उज्जवल भविष्य वाले जो होंग को एक साधारण पृष्ठभूमि की तलाकशुदा और बच्चों वाली महिला से प्यार हो जाएगा। श्री जो भी आजकल असमंजस की स्थिति में है। उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी कि उनके सबसे बड़े बेटे ने आखिरकार शादी करने का फैसला कर लिया, जिसका वे 10 साल से अधिक समय से इंतजार कर रहे थे। जब रात काफी हो जाती और सब सो जाते तो श्री जो अक्सर अपनी दिवंगत पत्नी की समाधि के सामने बैठकर प्रार्थना करते और अपने पापों का प्रायश्चित करते। उन्हें आशा थी कि उनकी दिवंगत पत्नी उन्हें क्षमा कर देंगी और स्वर्ग में उनकी आत्मा उनके बड़े बेटे को जीवन संगिनी का आशीर्वाद देंगी, ताकि उनके जाने के बाद वह जीवन भर अकेला और तन्हा न रहे। यह देखकर कि जो होंग 40 वर्ष की आयु पार कर चुका था और अभी भी उसका प्रेम करने और शादी करने का कोई इरादा नहीं था, वह लगभग निराश हो गया था। अब आखिरकार उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने सोचा कि उसकी दिवंगत पत्नी ने स्वर्ग में उसकी प्रार्थना सुन ली होगी और वह लंबे समय तक उत्साहित रहा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति से जो होंग को अंततः प्यार हुआ, उसकी ऐसी परिस्थितियां होंगी। जो होंग की अपनी परिस्थितियां ठीक है, चाहे वह पहचान हो या दिखावट, लगभग कोई समस्या नहीं है। यह उनकी पहली शादी है और उनका प्रेम इतिहास बेदाग है। अगर उसने किसी योग्य युवती को नहीं चुना होता तो ठीक था, लेकिन उसने बच्चों वाली तलाकशुदा महिला को क्यों चुना? परंपरागत अवधारणाओं और वास्तविकता के बीच एक टकराव था और श्री जो एक क्षण के लिए यह समझ नहीं पाए कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है। क्या आप इस बहू से संतुष्ट हैं? यह निश्चित रूप से असंतोषजनक है। जिया हुयेन की स्थिति वो जियाली की तुलना में कहीं अधिक दयनीय है, जो एक चिकित्सा परिवार से आती है। हालांकि वो जियाली एक प्रतिष्ठित परिवार से आती थी, फिर भी श्री जो को लगता था कि वह जो होंग के लायक नहीं है, और साधारण परिवार से आने वाली तलाकशुदा और बच्चों वाली जिया हुयेन की तो बात ही छोड़िए। अगर जो होंग को ऐसी स्थिति वाली कोई महिला मिल जाती है तो बाहरी लोग जो परिवार को किस नजरिए से देखेंगे? जिया हुयेन की पृष्ठभूमि और अनुभव को देखते हुए क्या वह जो परिवार की मालकिन होने की जिम्मेदारी संभाल सकती है? इसके अलावा जिया हुयेन की एक 16 वर्षीय बेटी है। क्या जो होंग इस बेटी के साथ अच्छे से घुल मिल पाएगा? अगर उन दोनों की सचमुच शादी हो जाती है तो क्या जिया हुयेन द्वारा लाई गई वह बेटी, जिसका उपनाम जो नहीं है, अभी भी अपने दादा से शादी करना चाहेगी? उन्हें हमेशा असहज महसूस होता है जब कोई बच्चा, जिसका उपनाम उनसे अलग हो, उन्हें दादाजी कहकर बुलाता है। क्या यह लड़की अपना उपनाम बदलकर जो रखने के लिए सहमत होगी? जिया हुयेन अपनी बेटी को पाल पोसकर वयस्क बना चुकी हैं।
इस उम्र में वह पहले से ही एक जोखिम भरी माँ है। क्या वह जो होंग के लिए एक और बच्चा पैदा करने का जोखिम उठाने को तैयार होंगी? इन व्यवहारिक समस्याओं का विश्लेषण करने के बाद श्री जो को सिरदर्द महसूस हुआ। बहू को देखने की खुशी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जो रान की चिंतित निगाहों के बीच दादा जो कुर्सी पर बैठे रहे और चुपचाप आह भरी। ये देखकर जो रान ने मन ही मन सोचा, अरे नहीं, बूढ़े आदमी के हाव भाव से साफ पता चलता है कि वह शिया शिगे को पसंद नहीं करता। जो रान ने सोचा, क्या दादाजी शिया शिगे को चैक देकर उससे कहेंगे कि वह अपने चाचा को छोड़ दे? जो रान थोड़ा असमंजस में था। उसने आज ही जिया शिगे को वुझुओ को थप्पड़ मारते देखा था। जिया शिगे के स्वभाव को देखते हुए अगर बूढ़े आदमी ने सच में ऐसा करने की हिम्मत की थी तो क्या उसे तुरंत उसे मारना नहीं चाहिए था? जो रान को इसके बारे में सोचते ही ऐसा लगा जैसे वह बेहोश हो जाएगा। जब श्री जो का ध्यान कहीं और था तब उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने चाचा को सबसे पहले सूचना देने के लिए तैयार हो गया। जब जो रान यहाँ संघर्ष कर रही थी तब दूसरी तरफ नीलामी पहले ही शुरू हो चुकी थी। यह एक चैरिटी नीलामी है और नीलामी से प्राप्त सभी धनराशि आगामी बर्फीले तूफान के लिए आपदा राहत में दान की जाएगी। मंच पर सबसे पहले एक हस्तनिर्मित कुर्सी पेश की गई जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे एक लोकबांध शिल्पकार ने बनाया था और इसे 30,000 युआन में बेचा गया था। बाद में कुछ प्राचीन वस्तुएं और आभूषण, साथ ही कुछ प्रसिद्ध लोगों द्वारा बनाई गई सुलेख और चित्रकारी भी इसमें शामिल की गई। एक प्रसिद्ध कलाकार के निजी संग्रह की एक पेंटिंग ने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 8 लाख युआन से शुरू होकर इसकी कीमत बढ़कर 18 करोड़ युआन तक पहुंच गई, जो आश्चर्यजनक था। आंटी दुजुआन को लाल जेडाइट का एक पेंडेंट बहुत पसंद आया। उन्होंने इसे 200,000 युआन में खरीदा और इसे अपने परिवार की बुजुर्ग महिला को उपहार में देने की योजना बनाई। शिया शिगे ने शिया हुईन के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, माँ, मेरे पास पैसे हैं, आप जो चाहे खरीद सकती हैं। शिया हुईन ने अपनी बेटी के सिर को छुआ और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। शिया हुईन को अपनी बेटी के पैसों के स्रोत पर कोई संदेह नहीं था। आखिरकार शिया परिवार की आर्थिक शक्ति हमेशा से शिया शिगे के हाथों में ही रही थी। खासकर प्राकृतिक आपदा के बाद सुन युएगुई ने तो यहाँ तक कि उसे और शिया गोचेंग के वेतन कार्ड भी शिया शिगे को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया था। पिछले 2 महीनों में जिया शिगे ने जरूरत का सामान, घर और गाड़ियां खरीदी। उसे डर था कि उसके परिवार को शक हो जाएगा, इसलिए उसने उन्हें संकेत दिया कि प्राकृतिक आपदा के बाद उसने निवेश करना सीखा और खूब पैसा कमाया। जिया परिवार ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। इसके बाद जो वस्तुएं पेश की गई वे अधिक विविधतापूर्ण थीं, जिनमें एक प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा विकसित किए गए नए पौधे के बीज शामिल थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें उत्कृष्ट शीत प्रतिरोधक क्षमता है, और सुपरमार्केट में सबसे साधारण छोटे वाइनरी द्वारा उत्पादित शराब के 2 डिब्बे, जिनकी उस समय 100,000 युआन में नीलामी हुई थी। वहां प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले एक सितारे की ऑटोग्राफ वाली तस्वीर भी थी। कई प्रशंसकों ने घटनास्थल पर ही इसके लिए बोली लगाई और अंत में इसे 10,000 युआन में खरीद लिया। शिया शिगे पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ने वाली वस्तु डिब्बाबंद जीवन रक्षक राशन का पारिवारिक संस्करण थी। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री में उत्पादन बहुत पहले ही बंद हो चुका था, इसलिए यह पहले 2 दिनों का स्टॉक होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस चीज को एक विदेशी कंपनी द्वारा विदेशी प्रलय से बचने के शौकीनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित और निर्मित किया गया था, और अब इसका उपयोग वास्तविक क्षेत्र में किया जा रहा है। इस परिवार के लिए जीवन रक्षक राशन की शेल्फ लाइफ कई दर्जन दिनों की है, जो 3 लोगों के परिवार के लिए 10 दिनों के लिए पर्याप्त है। अंततः इसे 60 लाख युआन में बेचा गया। बचाव के लिए तैयार किए गए डिब्बे के बाद 3 टन कोयले का भंडार है, जो बोली लगाने वालों के बीच काफी लोकप्रिय है। भारी हिमपात होने वाला है और सभी जानते हैं कि ऊर्जा कितनी कीमती है। जब शिया शिगे ने कोयला देखा तो उसे सिंधु समुदाय से वुझुओ द्वारा जब्त किए गए कोयले के जत्थे की याद आ गई। उसने झुंझलाहट में अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने द्वारा जुटाए गए ऑडियो सबूतों की एक प्रति सरकार के रिपोर्टिंग ईमेल पते पर भेजी और एक प्रति महापौर के मेलबॉक्स में भी भेजी। उसने मन ही मन सोचा कि उसे दोनों ही स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। अगर आधे महीने के भीतर वुझुओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह उसे खत्म करने का रास्ता खोज लेगी और उसे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके बुराई करने से रोक देगी। बाई लुलू ने जिया शिगे को फोन चलाते हुए देखा। दांत पीसते हुए जिया शिगे के कान के पास झुककर कहा, मिस जिया, उस वुझुओ के बारे में मुझे उसके बारे में कुछ खबर पता है। ये सुनकर शिया शिगे थोड़ी हैरान रह गई। उसने बाई लुलू की ओर देखकर पूछा, वुझुओ के बारे में खबर? क्या खबर है? बाई लुलू ने अपनी आवाज धीमी करके जिया शिगे को बताया कि उसने शेन जिहुआई और शेन बाइलिन के बीच क्या बातचीत सुनी थी। मैंने श्री शेन से सुना है कि चूंकि युवा स्वामी शेन ने भोज में वुझुओ को अपमानित किया था, इसलिए श्रीमती वू के पिता कभी कभी इस मामले को लेकर शिकायत करते थे। इसलिए श्री शेन ने उन्हें शहर के उत्तर में सामग्री आपूर्ति के लिए जिम्मेदार विभाग में वुझुओ के लिए एक पद की व्यवस्था करने में मदद करने का वादा किया है। शिया शिगे के गलतफहमी के डर से बाई लुलू ने धीमी आवाज में कहा, मैं छुपकर बातें नहीं सुन रही थी। उस दिन मैं संयोगवश पहली मंजिल पर रसोई में थी, अपनी बहन की गर्भावस्था के लिए एक टॉनिक बना रही थी। श्री शेन और मास्टर शेन बाहर बैठक में बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने उनकी बातें सुन ली। बाई लुलू के बोलने के बाद उसने चिंता से जिया शिगे की ओर देखा। जिया शिगे जानती थी कि वह सुरक्षा के लिए शेन परिवार पर निर्भर है और उसे डर था कि जिया शिगे उसे अपने परिवार की गद्दार समझेगी। लेकिन जब तक वह जिया शिगे की मदद कर सकती है, बाई लुलू को इन सब बातों की परवाह नहीं है। बाई लुलू की बातें सुनकर जिया शिगे के मन में सबसे पहला ख्याल यही आया, हे भगवान, बाई कियान फिर से गर्भवती हो गई है। वह बहुत बहादुर है। पहले और दूसरे बच्चे के जन्म के बीच का अंतराल 1 साल से भी कम था, जो मां के लिए बहुत हानिकारक था। बाई कियान को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाई लुलू के असहज चेहरे को देखकर जिया शिगे मुस्कुराया और बोला, मैं समझ गया, मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद। जब शिया शिगे ने उसे किसी भी तरह की अजीब नजरों से नहीं देखा तो बाई लुलू को आखिरकार राहत महसूस हुई। फिर उसने कुछ शर्मिंदा होकर जवाब दिया, नहीं, आपका स्वागत है मिस शिया, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। मैं हमेशा से आपको धन्यवाद कहना चाहती थी, आपने ही मुझे बचाया है। शिया शिगे को लगा कि बाई लुलू अभी अभी गलियारे में हुई किसी घटना के बारे में बात कर रही है, इसलिए उसने बेपरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, दिल पर मत लो। मुझे उस वांग यिफान से हमेशा से ही शिकायत रही है और अगर तुम्हारी वजह से नहीं भी होती तो भी मैं उसे सबक सिखा देती। ये सुनकर बाई लुलू ने धीरे से अपने निचले होंठ को काट लिया। वह कहना चाहती थी कि ऐसा नहीं है। वह शुरू में जिया शिगे से लॉन्ग आइलैंड होटल की घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती थी।
यह घटना उसके लिए एक घाव थी और एक ऐसा अतीत था जिसे वह सहन नहीं कर सकती थी। यदि संभव हो तो वह इस मामले को अपने जीवन से मिटाना चाहती है और कभी किसी को इसके बारे में पता नहीं चलने देना चाहती। लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे जिया शिगे को धन्यवाद देना होगा। बाई कियान कियान उस घातक योजना को अंजाम दे रही है। बाई कियान कियान को लगता है कि उसकी योजना त्रुटिहीन है, लेकिन बाई लुलु की राय में यह खामियों से भरी है और किसी भी समय विफल हो सकती है। अगर वे आज रात इसे गुप्त रखने में कामयाब भी हो जाते तो भी कल शेन बैलन के उनके खिलाफ हो जाने की पूरी संभावना थी। सच्चाई को उजागर होने से बचाने के लिए वह दोनों बहनों को भगाने के लिए कोई बहाना ढूंढ सकता था। बाई लुलु को नहीं पता था कि भविष्य में उसे जिया शिगे से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा या नहीं। शायद यह इस जीवन में उनकी आखिरी मुलाकात हो। यह सोचकर बाई लुलु ने दांत पीसते हुए जिया शिगे के कान के पास झुककर कहा, मिस जिया, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जिया शिगे, शिया शिगे ने सोचा, आखिर क्या हो सकता है। बाई लुलु से यह उसकी दूसरी मुलाकात थी और वे पहले कभी नहीं मिली थी। बाई लुलु ने मुट्ठी भींची और शिया शिगे के कान में फुसफुसाते हुए कहा, श्रीमती शिया, मुझे मेरे परिवार ने चांगदाओ होटल में बेच दिया था। मैं वहां लगभग मर ही गई थी। मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। यह सुनकर शिया शिगे ने राहत की सांस ली। क्या बाई लुलु वास्तव में लॉन्ग आइलैंड होटल की घटना की शिकार है? बाई लुलु ने जिया शिगे की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने आगे कहा, श्रीमती जिया, मैंने आपको उस लड़की के कमरे में जाते देखा और मैं चुपके से आपके पीछे गई। मैंने कमरे के बाहर आप तीनों की बातचीत सुनी। मुझे पता है कि आपने ही पुलिस को बुलाया और हम सबको बचाया। मैं हमेशा से आपको धन्यवाद देना चाहता था। उन दरिंदों ने मेरी माँ की हत्या की और उन्होंने मुझे भी मजबूर किया। मेरी माँ के हत्यारे का बदला लेने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। बाई लुलु को रोने ही वाली देखकर जिया शिगे ने जल्दी से बाई लुलु का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे दिलासा देते हुए फुसफुसाया, स्वागत है। इसके बारे में मत सोचो, सब खत्म हो गया है। झाओ युफेंग और उसका बेटा तो मर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा पहुंचाया गया नुकसान अभी भी जारी है। अपने सामने बाई लुलु को देखकर शिया शिगे को अचानक थोड़ा पछतावा हुआ। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने झाओ युफेंग और उसके बेटे को इतनी आसानी से मरने दिया। उन्हें भी वही सब अनुभव कराया जाना चाहिए जो पीड़ितों ने झेला है। अनगिनत पुरुषों द्वारा बलात्कार किया जाना चाहिए। उनके अंगों और कौनिया को जीवित अवस्था में ही निकाल लिया जाना चाहिए और अंत में उन्हें तहखाने में रखे एक फ्रीजर में फेंक दिया जाना चाहिए। जब बाई लुलु का मूड ठीक हुआ तो जिया शिगे को उसकी पहले कही बात याद आई और उसने थोड़ी चिंता से पूछा, तुमने अभी कहा कि बाई कियान कियान को किसी ने कुछ करने के लिए धमकाया था और इसके परिणाम बहुत गंभीर है और इसमें तुम भी फंस सकती हो। इसका क्या मतलब है? बाई लुलु ने कुछ देर सोचा और धीमी आवाज में जवाब दिया, मेरी बहन को किसी ने फोन करके धमकी दी। उस व्यक्ति ने उससे कहा कि वह श्री शेन से संपर्क कराने में मदद करे और श्री शेन और उनकी पुरानी प्रेमिका के बीच पुराने प्यार को फिर से जगाए। और फिर बाई लुलु की कहानी सुनने के बाद जिया शिगे दंग रह गया। क्या बाई कियान कियान पागल है? उसने दरअसल अपने वित्तीय प्रायोजक के जैविक पिता के लिए वेश्यावृत्ति का इंतजाम किया था। क्या यह प्रायोजक की अपनी मां के साथ विश्वासघात नहीं है? बाई कियान कियान क्या सोच रही है? शिया शिगे को आखिरकार समझ आ गया कि लुलु किस बात को लेकर चिंतित थी। उसने अपने दर्द से तर माथे को रगड़ा और मन ही मन आह भरी। प्राकृतिक आपदा के बाद इंसान और भी ज्यादा पागल होते जा रहे हैं। इसके बाद जिया शिगे ने बाई लुलु के कंधे पर प्यार से थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। शीन जिहुआई की मां सुशीबू एक समझदार इंसान है, उन्हें तुम्हें फंसाना नहीं चाहिए। शिया शिगे की बातें सुनकर बाई लुलु ने जबरदस्ती मुस्कुरा दी। उसने मन ही मन सोचा, उम्मीद तो यही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि श्रीमती शेन को इस बारे में पता चलने के बाद भी वे शेन परिवार में रह पाएंगे। उसे बस यही उम्मीद थी कि श्रीमती शेन अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्हें सीधे मार न डालें। शिया शिगे ने बाई लुलु की चिंतित आंखों को देखा, कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर भविष्य में तुम्हें कोई कठिनाई आती है तो तुम हमेशा मेरे पास आ सकती हो और मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। शिया शिगे जानती थी कि प्राकृतिक आपदा के समय कोई संत नहीं बन सकता और सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि दरवाजा बंद कर लिया जाए और एक अच्छा जीवन जिया जाए। लेकिन बाई लुलु का अनुभव सुनने के बाद उसे लगा कि बाई लुलु अपने पिछले जीवन में खुद से बहुत मिलती जुलती थी। उसके प्रियजन एक प्राकृतिक आपदा में मारे गए और उसने अपने रक्त संबंधियों के पास शरण ली, लेकिन उन्होंने खुद ही उन्हें शैतान की गुफा में भेज दिया। शिया शिगे बाई लुलु की मदद करना चाहता था, जो उसके लिए अपने पिछले जीवन में खुद की मदद करने जैसा था। यदि पिछले जन्म में किसी ने उसकी सहायता की होती तो वह अपने शत्रु के साथ मरना नहीं चुनती। शिया शिगे की बातें सुनकर बाई लुलु अपने आंसू नहीं रोक पाई। वह लगातार शिया शिगे को पकड़ती रही और उसे धन्यवाद देती रही, यहाँ तक कि शिया हियन और डू हुआन, जो नीलामी को बड़े चाव से देख रही थी, उन्होंने भी शोर सुना। आंटी डू हुआन थोड़ी हैरान हुई और बोली, अरे तुम्हें क्या हुआ? बच्चा क्यों रो रहा है? उन तीनों ने जल्दी से बाई लुलु को दिलासा दिया और आखिरकार वे उसे शांत करने में सफल हो गए। शिया हियन और डू हुआन ने बाई लुलु का ध्यान भटकाने के लिए उसे प्यार से नीलामी की मेज पर रखी दिलचस्प वस्तुओं को देखने के लिए खींचा। शिया शिगे ने अपना मोबाइल फोन निकाला और चुपचाप ताओयुआन स्टोर में लॉग इन किया। उसने मैसेज लिस्ट में वू पेई का चैट बॉक्स ढूंढा और उसे एक मैसेज भेजा। उन्होंने वुझुओ के परिवार और वू पेई के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने शिंदू समुदाय का जिक्र नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि वुझुओ ने अपने पद का दुरुपयोग किया और निजी लाभ के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद है कि वू पेई अपने पति और बेटे को वुझुओ के मामलों में दखल न देने के लिए मना लेंगी। अगर शेन परिवार ने मामले को सुझाने में मदद न की होती तो वो परिवार अकेले वुझुओ की रक्षा करने में सक्षम नहीं होता। जैसे ही शिया शिगे ने अपना फोन नीचे रखा, उसने नीलामी की मेज पर एक नई वस्तु देखी। नीलामीकर्ता ने इसका परिचय देते हुए कहा, यह नीलामी वस्तु डिजाइनर श्री हुआंग मिंग द्वारा दान की गई है। यह एक प्राचीन रोई पैटर्न वाला जेड पेंडेंट है। श्री हुआंग मिंग को डिजाइन उद्योग में प्रवेश करते ही एक प्रतिभाशाली डिजाइनर के रूप में सराहा गया था। वे जन कल्याण के प्रति भी समर्पित रहे हैं। ये कृति श्री हुआंग मिंग के दिवंगत दादाजी द्वारा छोड़ी गई एक पुरानी वस्तु है। उन्हें आशा है कि इस जेड पेंडेंट के माध्यम से अधिक लोगों को प्राकृतिक आपदाओं में सहायता मिल सकेगी और स्वर्ग में उनके दादाजी की आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर जिया हियन ने नीलामी की मेज की ओर देखा। जब उसने बड़ी स्क्रीन पर जेड का पेंडेंट देखा तो वह आश्चर्य से बोल पड़ी। ये सुनकर शिया शिगे और डू हुआन ने भी ऊपर देखा और बड़ी स्क्रीन की ओर नजर डाली। बड़े पर्दे पर जेड का पेंडेंट देखकर आंटी डू हुआन मुस्कुराई और बोली, ये जेडाइट जैसा दिखता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है।
अगर आपको इस तरह का जेड पेंडेंट पसंद है तो मैं आपको बाद में इससे बेहतर वाला दूंगी। शिया हुयेन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मेरे पिता ने मेरी माँ को पहले एक जेड का पेंडेंट दिया था। वह जेड का पेंडेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा नीलामी में रखा है। ये सुनकर शिया शिगे दंग रह गया और उसने पूछा, दादाजी ने दादी जी को जेड का पेंडेंट दिया? माँ, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? ये सुनकर जिया हुयेन ने जिया शिगे के हाथ पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये 30 साल से भी पहले की बात है। उस समय तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। कई लोगों की उत्सुक निगाहों के बीच जिया हुयेन ने संक्षेप में स्थिति का वर्णन किया। तभी जिया शिगे को पता चला कि जब उसके दादा दादी ने शादी का प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने उसकी दादी को एक जेड का पेंडेंट दिया था। हालांकि जेड का पेंडेंट बहुत कीमती नहीं था, लेकिन उस समय ग्रामीणों के लिए यह एक बहुत ही दुर्लभ वस्तु थी और मेरी दादी को यह हमेशा पसंद था। बाद में मेरे दादाजी का देहांत हो गया और यह जेड का पेंडेंट मेरी दादी की स्मृति बन गया। दुर्भाग्यवश शिया हुयेन की छोटी बहन शिया हुईमेंग बचपन में बहुत शरारती थी। उसने शिया हुयेन के मना करने पर भी ध्यान नहीं दिया और जिद करके जेड का पेंडेंट निकालकर उससे खेलने लगी। परिणाम स्वरूप गलती से जेड का पेंडेंट टूट गया। जेड का वह पेंडेंट खोखला था और गिरने पर कई टुकड़ों में टूट गया। शिया हुयेन ने उसे चिपकाने की बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। शिया हुईमेंग डर गई थी और उसे डर था कि उसकी माँ उसे डांटेगी, इसलिए वह रोने लगी और शिया हुयेन से विनती करने लगी कि वह किसी को कुछ न बताए। अपनी बहन को रोते रोते बेहोश होते देख शिया हुयेन का दिल टूट गया और उसने अपनी बहन की मदद से जेड का पेंडेंट छिपा दिया। जब उसकी माँ ने उसे ढूंढा तो शिया हुयेन ने बस इतना कहा कि जेड का पेंडेंट उससे गलती से खो गया। शिया हुयेन की बातें सुनने के बाद शिया शिगे ने जेड पेंडेंट की तस्वीर लेने का फैसला किया। आंटी डू हुआन सही थी। इस जेड पेंडेंट की सामग्री औसत दर्जे की है और नक्काशी भी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इसकी शुरुआती कीमत बहुत कम है, केवल 3000 युआन। इसमें बहुत कम लोगों की दिलचस्पी थी। जिया शिगे ने कई बार बोली बढ़ाई और आखिरकार 12000 युआन में जेड पेंडेंट जीतने में सफल रहे। वीआईपी लाउंज में दादा जो और जो रान ने पर्दों के बीच से जिया शिगे को जेड पेंडेंट के लिए बोली लगाते हुए देखा। जो रान ने सबसे पहले कहा, इस जेड पेंडेंट की गुणवत्ता औसत दर्जे की है। ये हुआंग मिंग, उसने एक प्रतिभाशाली डिजाइनर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के दम पर वर्षों में बहुत पैसा कमाया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पैसा खर्च करने में और भी कंजूस होता जाएगा। श्री जो ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर जो रान से कहा, अभी नौकर को बुलाओ और उससे कहो कि वह तुम्हारी दादी द्वारा छोड़ा गया फिनिक्स पेयोनी जेड पेंडेंट ढूंढकर मुझे भिजवा दे। ये सुनकर जो रान दंग रह गया और उलझन में पूछा, दादाजी, आपको उस जेड के लटकन की क्या जरूरत है? क्या आप उसे भी नीलाम करने वाले हैं? मैं आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी दान कर सकता हूँ। यह जेड का लटकन दादी की धरोहर है, इसलिए आपको इसे अपने पास ही रखना चाहिए। श्री जो ने अपनी आंखें घुमाने की इच्छा को दबाते हुए वहीं चढ़ाकर कहा, अगर मैं कहूं तो बस कर दो, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? जब जो रान ने देखा कि वह उसे रोक नहीं सकता तो उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और नौकरानी को फोन किया। आधे घंटे बाद नीलामी समाप्त हो गई और जिया शिगे और अन्य लोग अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं को लेने के लिए स्वागत कक्ष में गए। कर्मचारियों ने आंटी डू हुआन को लाल जेडाइट से बना शांति लॉकेट दिया जिसकी उन्होंने तस्वीर खींची थी। आंटी डू हुआन ने डिब्बा लिया और उसे देने में थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, इस सामग्री को देखो, ये कितनी बढ़िया और चिकनी है और कितनी चमकदार है। मेरी बुढ़िया को यह जरूर पसंद आएगी। लेकिन दूसरी तरफ वह कर्मचारी जो जिया हुयेन को जेड पेंडेंट दिलाने में मदद करने वाला था अभी तक वहां नहीं आया था। वे चारों थोड़ी देर बैठे और इंतजार करते रहे। शिया हुयेन ने बाकी लोगों को एक एक करके अपना सामान लेकर जाते देखा और उलझन में बुदबुदाई, यहाँ इतना धीमा क्यों है? आंटी डू हुआन ने उनके हाथों को प्यार से थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, थोड़ा और इंतजार करो। उनमें से कुछ लोग वहीं बैठे इंतजार करते रहे जब तक कि अपनी चीजें लेने आए बाकी सभी लोग अपनी अपनी चीजें ले नहीं गए और उनका जेड पेंडेंट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था। जैसे ही जिया शिगे स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए वेटर को ढूंढने ही वाला था, उसने देखा कि नीलामी का आयोजक जल्दी से उसकी ओर आ रहा है। सूट पहने नीलामी करता जिया हुयेन के पास गया, थोड़ा झुककर उन्हें प्रणाम किया और क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा, मुझे खेद है सुश्री जिया, आपके द्वारा खरीदे गए जेड पेंडेंट में अस्थायी समस्या आ गई थी, इसलिए मैं इसे आपको नहीं दे सकता। ये देखकर शिया हुयेन खड़ी हो गई और बोली, क्या समस्या है? नीलामीकर्ता ने जवाब दिया, जेड पेंडेंट के मूल मालिक ने अभी अभी हमसे संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये जानकर निराशा हुई कि जेड पेंडेंट केवल 12000 युआन में बिका। मूल मालिक ने कहा कि यह जेड का पेंडेंट आखिरकार उनके पिता की देन है। अगर यह इस कीमत पर बिकता है तो भी वह इसे अपने पास रखना चाहते हैं। वह आपको दुगुना मुआवजा देने और इस नीलामी को रद्द करने के लिए तैयार है। नीलामीकर्ता की बात सुनकर जिया हुयेन कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गई। उसने पहले कभी नीलामी में भाग नहीं लिया था और उसे नहीं पता था कि इस स्थिति से कैसे निपटना है, लेकिन वह सचमुच वह जेड का पेंडेंट चाहती थी और वह अपने पिता के पछतावे की भरपाई करना चाहती थी। तो उसने मोलभाव शुरू किया और कहा, क्या हमारी कीमत बहुत कम है? अगर हमें वाकई जेड का पेंडेंट चाहिए तो क्या हम ज्यादा पैसे दे सकते हैं? नीलामीकर्ता के कुछ बोलने से पहले ही डू हुआन ने भौहें चढ़ाकर कहा, नीलामी तो हो चुकी है तो आप इस पर पछतावा कैसे कर सकते हैं? क्या आप लोग इसी तरह काम करते हैं? ये सुनकर नीलामीकर्ता ने सिर झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है, ऐसा पहली बार हुआ है। हमारा नीलामी घर अभी अभी श्री हुआंग मिंजियान के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन हमने चाहे जो भी कहा श्री हुआंग ने लेन देन रद्द करने पर अड़े रहे। ये सुनकर आंटी डू हुआन आश्चर्यचकित रह गई। हुआंग मिंग, ये तो वही निकला, मुझे अभी तक पता ही नहीं चला था। ये देखकर जिया शिगे ने उत्सुकता से पूछा, आंटी डू, क्या आप इस हुआंग मिंग को जानती हैं? आंटी डू हुआन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं उन्हें जानती तो नहीं, लेकिन उनके बारे में सुना है। हुआंग मिंग को जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की थी तब एक प्रतिभाशाली डिजाइनर के रूप में सराहा गया था और उनसे गहने डिजाइन करवाने के लिए लोगों की अंतहीन कतार लगी रहती थी। एक बार मेरी एक दोस्त उनसे एक हार डिजाइन करवाना चाहती थी और उसके लिए 3-4 मीटर लंबी कतार लग गई थी। इन सभी कलाकारों में कुछ हद तक अपना अपना व्यक्तित्व है। कई लोग कहते हैं कि हुआंग मिंग गुस्सैल स्वभाव का है, नियमों को लेकर बहुत सख्त है और उसके साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं है। जब दूसरे उसे डिजाइनिंग के लिए पैसे देते हैं तब भी वह उन्हें कोसता है, अगर वह खुद होता तो वह सौदा रद्द कर देता। शिया शिगे ने भौहें चढ़ाकर कहा, आप चाहे कितने भी अनोखे क्यों न हो, आप अपने कहे पर पछतावा कैसे कर सकते हैं? उसने व्यापारी की ओर देखा और पूछा, क्या कोई और समाधान नहीं है?